हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ, पता ही है तुम्हें। तो मेरे बेटा जी, मैं आ गया हूँ लेके, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था। हाँ, काइनेटिक्स का लास्ट वाला एक छोटा सा पार्ट बच गया था। चलो कर लो फटाक से, बहुत अच्छे से कराया है। ठीक है, इसको मैंने अलग अलग स्टूडियो में रिकॉर्ड किया है। अच्छे से देखना, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी बहुत बढ़िया से। हमें आरेनियस कॉलिजन थ्योरी करनी है, ठीक है ना। तो अपन लोग क्या करने जा रहे हैं, फटाक से देख लो। आरेनियस कॉलिजन थ्योरी करेंगे आज के लेक्चर में। रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंस है वो करेंगे, और अपन पीवाईक्यूज कर लेंगे। तो बहुत बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से समझना है, बहुत बहुत मजा आएगा मेरे नन्हे मुन्नो। अब हम करने जा रहे हैं डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर, मैंने बताया किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कदापि चेंज नहीं होता एक्सेप्ट टेम्परेचर। हाँ सर, बट टेम्परेचर के साथ भी कैसे डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट। अब बहुत ध्यान से सुनियो, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब समझ में आ जाएगा। ओके सर, अब सुन। मान ली एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है, पूरा फोकस यहां। ठीक है सर, मान लिया एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ए गैस एलिमेंट्री है। ओके, तो जैसे लिखा है मतलब बिल्कुल कॉलिजन वैसे ही हुआ होगा। ओके सर, मैं कहता हूं इसका रेट लॉ लिख, इसका रेट लॉ लिख। तो बेटा एलिमेंट्री में तो पता है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर आते हैं, एलिमेंट्री में वो दिया हुआ एलिमेंट्री। ठीक है सर, तो रेट लॉ लिखा अपन ने, रेट लॉ लिखा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, उसी समय की रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। और यहां तो हमें पता है एलिमेंट्री है तो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही ऑर्डर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी मेरे बच्चे सोच, अभी ये चल रहा है रिएक्शन T1 टेम्परेचर पे। किस पे चल रहा है, T1 पे। ठीक है सर, T1 टेम्परेचर पे इनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, ये कुछ स्पीड से चल रहे होंगे, पर यूनिट टाइम कुछ कॉलिजन हो रहे होंगे, कुछ प्रोडक्ट बन रहा होगा, कुछ उस समय रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है सर, अब आपको सूझी खुराफात, अब आपको मेरे बेटा खुराफात सूझी। आपने कहा मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। अब आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया T2 पर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उतनी रखी, पहले ए और बी की कुछ कंसंट्रेशन रख के T1 पे चलाया, कुछ रेट आ गया। अब ए और बी की कंसंट्रेशन उतनी ही रखते हुए टेम्परेचर बढ़ा दिया, T2 कर दिया। अब तू मुझे बता, लॉजिकली सोच के बता, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही आएगा, रिएक्टेंट की मात्रा उतनी रखी जितनी पहले थी, बट अब इसको करा रहे हैं T2 पर, वेयर T2 इज ग्रेटर देन T1। तो बता, रेट उतना ही आएगा, ज्यादा हो जाएगा। मेरे बेटा रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ये ज्यादा तेज तेज चलेंगे, ज्यादा तेज तेज चलेंगे तो पर यूनिट टाइम कॉलिजन बढ़ जाएंगे, पर यूनिट टाइम कॉलिजन बढ़ेंगे तो पर यूनिट टाइम प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, पर यूनिट टाइम प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा। ओके सर जी, तो विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो किसी भी रिएक्शन का तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कंसंट्रेशन मैंने उतनी रखी जितनी पहले थी, बट मेरे बेटा मैंने क्या कर दिया, अब मान ले रेट हो गया ये, रेट ऑफ रिएक्शन डैश। ओके सर, रेट ऑफ रिएक्शन मान ले 2, ये था 1। ओके सर, कैसे लिखेंगे रेट लॉ, रेट कांस्टेंट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो सुन 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 सुन, अब मैंने अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो मुझे पता है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, तो ऑन इंक्रीज विदाउट एनी एक्सेप्शन मेरे बेटा। ओके, और रीजन क्या देंगे, ये असर्शन रीजन में आ सकता है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ओके, कंसंट्रेशन जितनी पहले ली थी T1 पे रिएक्टेंट की, अभी भी T2 पे भी उतनी ली है हमने। अच्छा सर जी, T2 पर भी उतनी ही ली है, बस टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तेज तेज चलेंगे तो पर यूनिट टाइम ज्यादा कॉलिजन होंगे, पर यूनिट टाइम ज्यादा कॉलिजन होंगे तो मेरे बेटा पर यूनिट टाइम ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, पर यूनिट टाइम ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेज, ऑलवेज ऑलवेज, बिकॉज अब सुन,
क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस, ओके सर, रिएक्टेंट्स इंक्रीजेस, उसकी वजह से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो तेज चल रहे, तो पहले 1 सेकंड में अगर 10 कॉलिजन हो रहे थे तो अब 1 सेकंड में 50 कॉलिजन होंगे, और नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम कितने हो रहे हैं, इसी को बोलते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। क्योंकि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस, which leads to increase in number of collisions, per unit time per unit volume। और नंबर ऑफ कॉलिजन कितने हो रहे हैं पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को अपन बोलते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं मेरे बेटा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। और झूठ ना बोलो। यस सर, समझ में आ गया सर, बहुत बहुत बढ़िया सर। तो ले 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 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उतनी ही रखते हुए टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो रेट बढ़ गया। तो हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन 2 पे ज्यादा आएगा, किससे, फर्स्ट वाले रेट ऑफ रिएक्शन से। तो ये क्यों ज्यादा आया होगा, इसका मतलब ये ज्यादा आया होगा इससे, ए और बी तो सेम है, तो इसका मतलब ये तो तभी पॉसिबल है, ये तो तभी पॉसिबल है क्योंकि देख सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन ये है। अब टेम्परेचर बढ़ाने पे ए और बी जितना पहले था अभी भी उतना ही लिया है, बट रेट तो टेम्परेचर बढ़ाने में बढ़ जाएगा ना, तो ये ज्यादा आएगा इससे। क्यों ज्यादा आ सकता है, ए और बी तो उतना ही है, क्योंकि K2 ज्यादा हो गया होगा, हैंस प्रूव्ड। अगर टेम्परेचर बढ़ा, भाई ये ज्यादा आएगा इससे हायर टेम्परेचर पे। क्यों आएगा ज्यादा, ए और बी तो जितना पहले लिया था अभी भी उतना ही लिया है, क्योंकि K2 ज्यादा हो गया होगा K1 से, हैंस प्रूव्ड। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट बढ़ता ही बढ़ता है। वाह सर जी वाह, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट बढ़ता ही बढ़ता है। ओहो, और अगर घटाओगे तो घटेगा। तो यस, विदाउट एनी एक्सेप्शन, आई थिंक पूरी स्लाइड आत्मा में घुस गई। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और रेट ऑफ रिएक्शन क्यों हायर टेम्परेचर पे ज्यादा आ रहा है, अगर मैथमेटिकली देख ले, रिएक्टेंट तो उतना ही लिया जितना पहले था, अभी भी उतना ही लिया है, तो ये क्यों ज्यादा आया होगा, क्योंकि हो सकता तभी होगा ना जब रेट कांस्टेंट बढ़ गया होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट बढ़ता ही बढ़ता है। वाह सर जी वाह, आत्मा तृप्त हो गई सर। सर बता देंगे, ये 2 स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। अब इसी को मैथमेटिकली इन्होंने डिफाइन किया, किससे, इससे थ्योरेटिकली आएंगे, पूरी स्लाइड हो गई, कर देगा तू सारा थ्योरेटिकल। अब इसी को मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए इन्होंने एक नई टर्म दी जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट या टेम्परेचर कोशेंट। ओके, और इसको मेरे बेटा क्यूटी से दिखाया इन्होंने है। क्या है सर ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट या टेम्परेचर कोशेंट। अब सुन, आपको पता है किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा। यस मेरे बेटा, यस, दिस स्टेटमेंट वी नो, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर ऑफ अ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड, हाँ, तो रेट कांस्टेंट बढ़ता है, देन इट्स रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस। ओके, मतलब रिएक्शन फास्टर हो जाता है, रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस, बिल्कुल सर। तो इसी को दिखाने के लिए इन्होंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया। क्या सर, तो सुनते जाना। कोई भी रिएक्शन है, उसका अभी टी टेम्परेचर पे चल रहा है, टी टेम्परेचर पे कुछ रेट कांस्टेंट होगा, मान ले KT। हाँ सर, फिर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा के 10 डिग्री बढ़ा दिया, तो अब टेम्परेचर हो गया T+10, तो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा। हाँ सर, तो इसका रेट कांस्टेंट निकाल लो T+10 पे। ऑब्वियस है, T+10 पे रेट कांस्टेंट ज्यादा आएगा उसी रिएक्शन के T टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट से, तो ये ज्यादा रहेगा, और इसी रेशियो को मेरे बेटा हम बोलते हैं
टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ओके सर जी, ओके सर जी। और इसीलिए क्यूटी की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी रहेगी, क्योंकि हायर टेम्परेचर पे उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट टी टेम्परेचर के मुकाबले ज्यादा आएगा, तो ये बड़ा, ये छोटा, तो क्यूटी इज ऑलवेज। और जनरली देखा गया है क्यूटी की वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई करती है जनरली मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के लिए। अरे वाह, समझ में आ गया सर। तो ये दिखा क्या रहा है, एक तरीके से मान ले टी टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट था 2, ओके ओके, और T+10 पे रेट कांस्टेंट बढ़ेगा 2 से, मान ले वो हो गया मान ले 5 हो गया, टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट 5, तो 5/2, ओहो 2.5, यस सर क्यूटी 2.5 आ गया। तो ये दिखाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट कितने गुना बढ़ जाता है। ओके सर जी, कितना सिंपल। किताबों से तुम बिना मतलब में परेशान होते थे, मैं देख इतना सिंप्लीफाई कर देता हूं ना बेटा हर चीज को, कि मतलब फिर दुनिया में ऐसा मतलब एक छठी का बच्चा भी बैठा होगा उसको भी समझ में आ जाएंगी चीजें। मतलब कॉम्प्लेक्स देख, जब कंसेप्ट की बहुत ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है ना, तुम हर चीज को ना बहुत सिंपल शब्दों में पेश कर सकते हो। आपको पता है आइंस्टाइन पूरी दुनिया में इतना फेमस क्यों हुआ था? वो बहुत कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज को ना बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा देता था, क्योंकि उसको अगर आपको समझ कंसेप्ट क्लियर है तो आपको फिर कॉम्प्लेक्स लगेगा ही नहीं, वो बिल्कुल आप अपनी भाषा में उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। हाँ, तो क्या दिखाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट? ये दिखाता है कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट उस रिएक्शन का कितने गुना हो जा रहा है। अगर 2 आ रही है वैल्यू, तो हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट दुगुना हो जा रहा है। ओके ओके, तो ठीक है सर। तो इट रिप्रेजेंट्स number of times rate constant becomes on increasing temperature by, इनसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। ओके सर जी, बहुत बढ़िया। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, हम अब बढ़ते हुए अपनी लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज के लिए, क्योंकि 90% क्वेश्चन आज की पढ़ाई के वहीं से आते हैं, 99% क्वेश्चन अभी करेंगे। देखना बहुत सारे प्रीवियस, अरे पीवाईक्यू भर भर के लाया हूं तेरे लिए, इतने पीवाईक्यू लाया हूं तूने जिंदगी भर देखे नहीं होंगे। ये देख ये देख ये देख ये देख, सब भर भर के लाया हूं, सब करेंगे आज। ओके सर, अभी तक की पढ़ाई सर समझ में आ चुकी है। अब सर फटाक से थ्योरी पार्ट खत्म करो, फिर हम करते हैं इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 10-15 साल में। ओके, अब सुन, हमें एक चीज समझ में आ गई, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। अब सुनते जाना। और क्यों बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन? क्योंकि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाते हैं। अगर नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ रहे हैं तो पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो गया। अब यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो गई। क्या? साइंटिस्ट लोगों ने देखा, सुन, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया, साइंटिस्ट लोगों ने देखा अगर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। डबल होना मतलब 100% बढ़ गई। ओके, अगर पहले 1 सेकंड में 10 कॉलिजन हो रहे थे तो टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने पर आपका अब 20 होने लगे कॉलिजन, मतलब 100% बढ़ गए कॉलिजन। ऐसा देखा गया प्रैक्टिकली कि टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने पर कॉलिजन फ्रीक्वेंसी 100% बढ़ जाती है। अब बच्चे को लग रहा है अगर कॉलिजन फ्रीक्वेंसी 100% बढ़ रही है, कॉलिजन्स की संख्या पर यूनिट टाइम 100% बढ़ रही है, तो प्रोडक्ट भी 100% टाइम ज्यादा बनना चाहिए पर यूनिट टाइम। हाँ सर, अगर प्रोडक्ट भी 100% टाइम ज्यादा बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 100% बढ़ जाना चाहिए। यस सर, बट इन्होंने क्या देखा, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर कॉलिजन फ्रीक्वेंसी तो 100% बढ़ रही थी, बट रेट ऑफ रिएक्शन केवल 2 से 3% ही बढ़ा है। ऐसे कैसे हो सकता है सर? अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से कॉलिजन्स की संख्या 100% बढ़ जा रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 100% बढ़ना चाहिए, बट देखा गया है रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3% ही बढ़ता है। पूरी दुनिया इससे परेशान हो गई। फिर इसका जवाब दिया मेरे बेटा आरेनियस नाम के साइंटिस्ट ने, इस चीज को
बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अपनी कॉलिजन थ्योरी से। ओके सर जी, अब सब लोग दिल थाम के बैठना। क्या? तो सुनता जा। प्रॉब्लम ऑब्जर्वेशन क्या थी, पहले ऑब्जर्वेशन देख। इट वॉज ऑब्जर्व दैट, इसको लिखवा देता हूं, इट वॉज ऑब्जर्व दैट, सुनता जा। इट वॉज ऑब्जर्व दैट, इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature by 10 degrees Celsius. Okay sir, on increasing temperature by 10 degrees Celsius, हाँ, collision frequency of reaction increases by 100%, increases by 100%। तो हमें लग रहा है जब collision 100% बढ़ गए पर यूनिट टाइम, तो प्रोडक्ट भी 100% टाइम 100% ज्यादा बनने चाहिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 100% बढ़ जाना चाहिए। हाँ, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ देखा गया 100% बढ़ जाती है, बट रेट ऑफ रिएक्शन was found to increase only by 2 to 3%। पूरी दुनिया हिल गई। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, जब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से कॉलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम 100% बढ़ रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 100% बढ़ जाना चाहिए, बट देखा गया रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3% ही बढ़ रहा है। तो इसका जवाब देने आया आरेनियस नाम का साइंटिस्ट, और उसने एक अपनी थ्योरी दी जिसको अपन बोलते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस प्रॉब्लम को, आरेनियस कॉलिजन थ्योरी। अब इसको बस ध्यान से सुनियो, इससे भर भर के थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितना मैं बता दूंगा उसके बियॉन्ड ना आज तक कुछ आया है ना कदापि कुछ आएगा मेरे बेटा। इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, 90% थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे बनते हैं मेरे बेटा। इसकी बस एक इक्वेशन करेंगे आगे, आरएनए से इक्वेशन, उससे इक्का दुक्का न्यूमेरिकल कभी कभार आया हुआ है, बट उससे भी ग्राफ ही आता है ज्यादातर। तो ठीक है सर, क्या कहती है सर ये थ्योरी? इसने इस प्रॉब्लम का जवाब दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर जब कॉलिजन फ्रीक्वेंसी 100% बढ़ जा रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्यों नहीं बढ़ रहा भाई 100%, वो 2 से 3% ही क्यों बढ़ रहा है? तो इसने जवाब दिया। अब इसने मेरे बेटा 4-5 पॉइंट बोले, 3-4 ही पॉइंट है, अब उनको बहुत ध्यान से देखना, उस चीज का जवाब मिल जाएगा। तो ये कहती है आरेनियस की कॉलिजन थ्योरी, इसके 2-3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, वो ध्यान से देखना। इट स्टेट्स दैट, पॉइंट वाइज पॉइंट इसने बोला। पहला पॉइंट तो इसने वही बोला जो हम अभी तक जानते हैं। पहला पॉइंट इसने यही बोला कि किसी भी रिएक्शन में जब रिएक्टेंट टकराते हैं ना, जब कॉलिजन होते हैं ना, तभी प्रोडक्ट बनता है। ओके, तो सर ये तो हमें पता था पहले से, ये इसने ऐसा स्पेशल क्या बताया? सेकंड पॉइंट से ये गेम पलट देगा। ओके, तो पहले पॉइंट में इसने यही बोला, इट स्टेट्स दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा, बिना कॉलिजन के प्रोडक्ट नहीं बन सकता। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड टुगेदर टू गिव प्रोडक्ट्स। ओके सर जी, टू गिव प्रोडक्ट्स, ठीक है सर। बट लोगों ने बोला अरे अगर रिएक्टेंट कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो फिर जब कॉलिजन 100% बढ़ गए 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी तो 100% बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट फिर 100% ज्यादा बनेंगे। दूसरे पॉइंट से इसने उनको चुप कर दिया। पहला पॉइंट कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड टुगेदर टू गिव प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट कोलाइड करेंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा। बट दूसरा पॉइंट बोला, बट हर कॉलिजन से प्रोडक्ट बने ऐसा जरूरी नहीं है। इसने बोला कॉलिजन होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, बट हर कॉलिजन प्रोडक्ट दे दे ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी दिन भर में रास्ते में 10 लोगों से बात होती है, स्कूल में कहीं भी कोचिंग में 10 लोगों से बात होती है, बट मेरे बेटा आपकी दोस्ती तो किसी 1-2 से ही हो पाती है ना। आप दोस्ती जो प्रोडक्ट है वो 1-2 के साथ ही बना लेते हो। ये थोड़ी जिससे भी इंटरेक्शन हुआ, जिससे भी कॉलिजन हुआ वही तुम्हारा दोस्त बन जाएगा, नहीं नहीं नहीं। तो वही वाली बात है कि रिएक्टेंट टकराएंगे तभी प्रोडक्ट, भाई बिना मिले बिना कॉलिजन के तो तुम दोस्त बन ही नहीं सकते। तो जब मिलोगे किसी से तभी दोस्ती होगी, बट जिससे भी मिलोगे सबसे दोस्ती हो जाए
ऐसा तो नहीं होता, कुछ सही होगी। वही इसने बोला कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तभी प्रोडक्ट बनता है, बट हर कॉलिजन से प्रोडक्ट मिले ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, तो दूसरे पॉइंट से हमें जवाब सा मिलने लगा। ईच कॉलिजन नीड नॉट गिव प्रोडक्ट है, तो ले ओके, तो इस चीज का जवाब मिलने लगा। कैसे? इसने बोला अगर टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ रहा है, मान लिया सही बात है कॉलिजन 100% बढ़ जाते हैं, बट जो कॉलिजन 100% बढ़े उनमें से सब ने प्रोडक्ट नहीं दिया, क्योंकि सारे कॉलिजन प्रोडक्ट नहीं दे पाते, उनमें से केवल 2 से 3% कॉलिजन से ही प्रोडक्ट बन पाया, तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3% ही बढ़ेगा। अरे वाह सर जी वाह। तो इसने अगला पॉइंट बोला ईच कॉलिजन नीड नॉट गिव प्रोडक्ट, और इसी आधार पे इसने बोला कि कॉलिजन 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ओके, 2 टाइप्स ऑफ कॉलिजन्स, 2 प्रकार के। कुछ ऐसे कॉलिजन जिनसे प्रोडक्ट मिल जाता है, कुछ ऐसे भी कॉलिजन होते हैं जिनसे प्रोडक्ट नहीं बन पाता। तो इसी आधार पे कॉलिजन 2 प्रकार के, इफेक्टिव कॉलिजन, प्रभावी, प्रभावी इनका प्रभाव है, मतलब ये प्रोडक्ट देते हैं। वो कॉलिजन जिनसे प्रोडक्ट बनता है, बन पाता है, उनको बोलते हैं इफेक्टिव कॉलिजन, और जिनसे प्रोडक्ट नहीं बन पाता, इनइफेक्टिव कॉलिजन्स। अरे वाह, डू नॉट गिव प्रोडक्ट्स। वाह सर जी वाह, आत्मा तृप्त हो गई सर जी। इफेक्टिव कॉलिजन एंड इनइफेक्टिव कॉलिजन। ओके सर, इस चीज का तो जवाब मिलने लगा कि यस 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो कॉलिजन 100% बढ़ गए, बट उन 100% कॉलिजन जो बढ़े हैं उन सब ने प्रोडक्ट नहीं दिया, उनमें से 2 से 3% ने ही प्रोडक्ट दिया, तो 2 से 3% ही प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 से 3% ही बढ़ेगा। और इसने बोल दिया कि हर कॉलिजन से प्रोडक्ट नहीं मिलता, जिनसे प्रोडक्ट मिलेगा उनको बोल देंगे इफेक्टिव कॉलिजन, कुछ इनइफेक्टिव कॉलिजन भी होंगे उसमें जिनसे प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। अब लोगों ने बोला क्यों क्यों भैया ऐसा क्यों बोल रहा है तू कि भाई कुछ ही कॉलिजन प्रोडक्ट दे पाते हैं, सारे कॉलिजन प्रोडक्ट नहीं दे पाते? तो इसने इसको भी एक्सप्लेन किया। तीसरे पॉइंट से इसने बोला, यस, इसने बोला सारे कॉलिजन प्रोडक्ट नहीं दे पाते, कुछ ही कॉलिजन से प्रोडक्ट मिल पाता है। इसके पीछे इसने बोला क्योंकि किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने के रास्ते में 2 रुकावटें होती हैं। देयर आर 2 बैरियर्स, 2 रुकावटें होती हैं जो प्रोडक्ट बनना रोकती हैं। अच्छा, तो देयर आर 2 बैरियर्स, बैरियर्स माने रुकावट। देयर आर 2 बैरियर्स विच प्रिवेंट, जो रोकती हैं, विच प्रिवेंट every collision from becoming effective collision. ओके सर जी, यस सर, बिल्कुल सर, बात समझ में आ गई सर। देयर आर 2 बैरियर, 2 रुकावटें हैं जो हर कॉलिजन को इफेक्टिव कॉलिजन बनने से रोकती हैं। कौन कौन सी? अब इसने बोला कि एक होती है एनर्जी बैरियर, एनर्जी की रुकावट। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट आने वाला है, एनर्जी बैरियर, और दूसरी रुकावट इसने बोली ओरिएंटेशन बैरियर। इन 2 रुकावटों की वजह से हर कॉलिजन प्रोडक्ट नहीं दे पाता। अब इनको मैं 1 बाय 1 समझाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनियो मेरे बेटा। व्हाट इज एनर्जी बैरियर एंड व्हाट इज ओरिएंटेशन बैरियर? ओके सर जी, तो चल शुरू करते हैं। ओके सर, तो सर एनर्जी बैरियर को डिटेल में समझाओ। अब बेटा आपके 10 मिनट लगेंगे, इसको बहुत ध्यान से सुनियो, इससे क्योंकि बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो एनर्जी बैरियर क्या होता है वो मैं समझाता हूं, सुनता जाइयो मेरे बेटा, बहुत बहुत ध्यान से सुनना। क्या होता है एनर्जी बैरियर? हाँ सर सुना दो ना। तो सुनो, मान ले मेरे बेटा ये आपका एक रिएक्शन है। ओके सर, A2 गैस प्लस B2 गैस गिविंग 2AB। बहुत ध्यान से सुनियो मेरे बेटा, पूरा फोकस यहां हर जगह से हटा ले, अब मजा आने वाला है। जिन चीजों को कंसेप्चुअली तू आज तक समझ में नहीं आया था, अब सब समझ में आ जाएगा। तू किसी को बिठा के पढ़ा देगा। हाँ हाँ हाँ, तो सुनो, बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा।
अब इसमें क्या होता है, सुनता जा आप ध्यान से। रिएक्शन है शुरू में, ए में बॉन्ड है, B2 में बी में बॉन्ड है, तो इन दोनों की कुछ टोटल एनर्जी होगी अभी शुरू में। हाँ सर कुछ होगी। अब ये कोलाइड करेंगे, एनर्जीज का कुछ एक्सचेंज होगा, उससे मेरे बेटा एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटने लगते हैं। हाँ सर यस, शुरुआत में, क्योंकि जब एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटेंगे तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे। तो बेटा बॉन्ड टूट रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, तो सिस्टम की टोटल एनर्जी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे बॉन्ड वीक होते जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो एनर्जी बढ़ती है। हाँ सर हाँ। अब ध्यान से देखिए, अब इसी एनर्जी वेरिएशन को हम एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे ड्रॉ करते हैं, जिसमें हम वाई एक्सिस पर लेते हैं एनर्जी और एक्स एक्सिस पर टाइम या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ओके सर, अब मेरे बेटा बहुत ध्यान से देखियो, शुरुआत में मान ले T0 पर रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी है, मान लिया इतनी है A2 और B2 की, ठीक है सर, शुरू में कुछ है। अब ये टकराएंगे, टकराने से कुछ एनर्जीज का एक्सचेंज होगा, जिससे एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटने लग जाएंगे। एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूट रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं तो एनर्जी बढ़ती है। तो ले, अब बॉन्ड टूटते गए, धीरे धीरे एनर्जी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, बॉन्ड और टूटा टूटा टूटा। एक टाइम ऐसा आया जब एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूट गए ऑलमोस्ट, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होंगे, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होंगे, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होंगे तो एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। एब्सोल्युटली राइट सर, एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो ले, जैसे जैसे बॉन्ड टूटते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहे हैं, एनर्जी बढ़ती जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जब एग्जिस्टिंग बॉन्ड ऑलमोस्ट टूटे हुए होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम, एनर्जी मैक्सिमम। तो इसी स्टेट को जब मैक्सिमम एनर्जी हो गई है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है, मतलब ऑलमोस्ट एग्जिस्टिंग बॉन्ड सारे टूटे हुए हैं, इसी को अपन बोलते हैं मेरे बेटा, इसी स्टेट को जब मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट। ओके ओके सर, तो इस मैक्सिमम एनर्जी मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम, मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में एग्जिस्टिंग बॉन्ड ऑलमोस्ट टूटे होते हैं। ओके सर जी, तो मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैक्सिमम एनर्जी। और जब एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूट जाएंगे तो फिर नए बॉन्ड बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब नए बॉन्ड बनेंगे मेरे बेटा, फिर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे तो एनर्जी घटेगी, फिर एनर्जी घटनी स्टार्ट हो जाती है। मान ले यहां तक आते आते। ओके सर, तो इस प्रकार मेरे बेटा ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम वेरी करता है। तो सुन, अब सुन, ये थी शुरू में रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है। ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी है, ये वो स्टेट दिखा रहा है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम टूटे हुए हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है तो एनर्जी मेरे बेटा मैक्सिमम होएगी। अरे हां सर जी हां। तो बस 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 बस, तो मेरे बेटा रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट बनाना है तो पहले एग्जिस्टिंग बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, और एग्जिस्टिंग बॉन्ड तोड़ने को जब टूट रहे हैं तो ये स्टेट दिखा रही है उसको। हाँ सर, इसी को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट। और इस समय जो टोटल एनर्जी होती है रिएक्टेंट सिस्टम की, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओहो, तो दिस इज द एनर्जी बैरियर, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये क्या है? ये टोटल एनर्जी जो रिएक्टेंट की हो जानी चाहिए इन ऑर्डर टू ब्रेक एग्जिस्टिंग बॉन्ड, क्योंकि एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटेंगे तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे। अगर कोलाइडिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी यहां तक नहीं पहुंची तो इसका मतलब एग्जिस्टिंग बॉन्ड नहीं टूटे, एग्जिस्टिंग बॉन्ड नहीं टूटे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा मेरे बेटा। तो जिस कॉलिजन में रिएक्टेंट्स की टोटल एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा हो जाती है तो उसमें एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूट गए और तो फिर नए बॉन्ड बनेंगे, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो दिस इज द एनर्जी बैरियर। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द एनर्जी वाली रुकावट। अगर रिएक्टेंट्स की एनर्जी
थ्रेशोल्ड एनर्जी तक नहीं पहुंची तो मतलब एग्जिस्टिंग बॉन्ड नहीं टूट पाए, एग्जिस्टिंग बॉन्ड नहीं टूटेंगे तो नए क्यों बनेंगे, तो प्रोडक्ट बन ही नहीं पाएगा। ओहो, तो यही कारण है कि हर कॉलिजन प्रोडक्ट नहीं दे पाता। अब मान ले बेटा किसी भी बर्तन में मॉलिक्यूल्स की अलग अलग वेलोसिटी होती है। हाँ, कुछ मॉलिक्यूल बहुत स्लो चल रहे होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल इंटरमीडिएट स्पीड से, कुछ मॉलिक्यूल बहुत हाई स्पीड से। तो अगर हाई स्पीड वाले मॉलिक्यूल टकराएंगे हाई काइनेटिक एनर्जी वाले, तो इनकी एनर्जी आसानी से बढ़ के थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाएगी। आ हा, बिल्कुल, तो वो आसानी से प्रोडक्ट दे देंगे। बट कोई दो स्लो मॉलिक्यूल टकराए, काइनेटिक एनर्जी कम है, आपस में एक्सचेंज भी किया, तो मेरे बेटा वो इतनी एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुई आपस में कि एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटे, तो उनकी एनर्जी बढ़ के थ्रेशोल्ड तक पहुंच ही नहीं पाएगी, वो प्रोडक्ट देंगे ही नहीं। तो फास्ट मूविंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं, जब वो टकराते हैं तो प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि उनकी एनर्जी, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी टकराएंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जीज का एक्सचेंज करेंगे, तो उससे एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटने लगते हैं, एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटेंगे तो एनर्जी बढ़ के थ्रेशोल्ड। अरे वाह वाह सर जी वाह। तो मेरे बेटा अगर ये एनर्जी बैरियर ना होता, सोच सोच, कोयले का जलना क्या है, जलने का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन। हाँ सर। अब सोच, तेरे घर के सामने कोयला पड़ा हुआ है, कार्बन, एयर में ऑक्सीजन टकरा रही है ना लगातार। हाँ सर टकरा रही है ऑक्सीजन लगातार, सही बात है, खुले में कोयला पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन तो टकरा रही है, बट अपने से आग नहीं लगती ना, रिएक्शन कहां होता है, नहीं होता। क्यों? क्योंकि यस, खुले में कोयला पड़ा है, उससे ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन टकरा रही है, कॉलिजन हो रहे हैं, बट प्रोडक्ट बनना स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड से कम है, इसलिए प्रोडक्ट नहीं बन पा रहे। फिर तू क्या करता है, तू तिल्ली दिखा के, माचिस की तिल्ली से एनर्जी देता है इन रिएक्टेंट्स को। ओहो यस सर, माचिस की तिल्ली से तू एनर्जी देता है। रिएक्टेंट्स की एनर्जी इतनी है शुरू में, तू माचिस की तिल्ली से इनको एनर्जी देता है, और जब तो माचिस की तिल्ली जो जब दिखाएगा कोयले को, तो फिर बेटा कोयला जलने लग जाता है ना। हाँ सर हाँ, तो हमने किया क्या, माचिस की तिल्ली जलाई, उससे हम एनर्जी दे रहे हैं रिएक्टेंट्स को, तो उससे रिएक्टेंट्स की एनर्जी बढ़ के थ्रेशोल्ड तक जैसे ही पहुंचेगी तो मेरे बेटा फिर प्रोडक्ट बनने लगेंगे, फिर कोयले में आग लग जाएगी, रिएक्शन शुरू होएगा। तो बस इसी एक्स्ट्रा एनर्जी को जो हमें रिएक्टेंट्स को देनी होगी ताकि उनकी एनर्जी बढ़ के थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाए, इसी एनर्जी को अपन बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ओहो समझ में आ गया। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए रिएक्टेंट्स की इन ऑर्डर टू गिव प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट की टोटल एनर्जी किसी कॉलिजन में बढ़ के थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंची तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्टेंट्स को कितनी एनर्जी दी जाए एक्स्ट्रा ताकि उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो सुन, अब देख एक और एग्जांपल देख एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। तेरे घर में गैस है, सुनियो बहुत ध्यान से, तेरे घर में गैस है ना, हाँ ब्यूटेन, उसमें जब आग लगती है तो क्या रिएक्शन है, ब्यूटेन प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O। हाँ सर। अब तूने गैस का नॉब ऑन किया तो ब्यूटेन निकली, हाँ, एयर में O2 से टकराई, बट क्या अपने से आग लगती है, नहीं सर नहीं, तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ ना, जबकि ब्यूटेन और O2 टकरा रहे हैं। सही बात है सर, रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, आग नहीं लगती सर, जबकि ब्यूटेन और O2 टकरा रहे हैं, कॉलिजन तो हो रहे हैं क्योंकि उनकी एनर्जी अभी थ्रेशोल्ड से कम है। फिर तू क्या करता है, माचिस की तिल्ली दिखाता है, तो माचिस की तिल्ली से एनर्जी मिलती है ब्यूटेन और O2 को, और एकदम से उनकी एनर्जी बढ़ के थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाती है, तो फटाक से प्रोडक्ट बनने स्टार्ट हो जाते हैं, आग लग जाती है। तो सुन, जलने का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन, दुनिया में हर चीज से ऑक्सीजन टकरा रहा है, अगर ये एनर्जी बैरियर ना होता तो हर चीज में आग लगी रहती, क्योंकि फटाक से प्रोडक्ट बनते रहते, ऑक्सीजन तो टकरा ही रहा है मुझसे, तो मैं जल जाता, बट मैं नहीं जल पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे एटम्स की जो एनर्जी है जिनसे O2 टकरा रही है, और O2 की टोटल एनर्जी थ्रेशोल्ड से अभी कम है। बट वही तू मेरे को माचिस की तिल्ली लगाएगा यहां, तो मेरी स्किन के एटम्स की एनर्जी और O2 की एनर्जी बढ़ के थ्रेशोल्ड तक पहुंचेगी, तो बेटा रिएक्शन शुरू हो जाएगा और मेरे ये जल जाएंगे। अरे हाँ सर जी हाँ, अब समझ में आया सर। अगर एनर्जी बैरियर ना होता तो समझ में आया, तो किसी भी चीज में तिल्ली, तो मम्मी को ये मत बोलियो मम्मी गैस जला दो, बोलो मम्मी जरा एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर दो ना जरा ब्यूटेन और O2 को,
ताकि उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाए और रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, आग लग जाए। वो बहुत बढ़िया, आ गया सर समझ में। बिल्कुल, मम्मी एक मारेंगी कान के नीचे, क्या बात कर रहा है एक्टिवेशन, सीधा बोलना गैस जला दो। तो ठीक है मेरे बेटा। तो यस मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, तो भाई मेरे बेटा जी को समझ में आ गया है ना व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। अब सुनता जा। तो यस, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, तभी प्रोडक्ट बनेगा। तो जिन कॉलिजन में रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम रह जाती है उनमें प्रोडक्ट नहीं मिलता। जिनमें रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ के थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे ज्यादा हो जाती है तो उसमें प्रोडक्ट बनता है। अब मुझे एक चीज बता, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्स्ट्रा एनर्जी जो हम रिएक्टेंट को देते हैं ताकि उनकी एनर्जी बढ़ के थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाए और प्रोडक्ट बने। ओके सर, अब मुझे बता, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो रिएक्शन स्लो होगा फास्ट होगा? जल्दी बता। लार्जर दी एक्टिवेशन एनर्जी, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, ओके, रिएक्शन स्लो होगा फास्ट होगा? चल मैं बताता हूं। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो मेरे बेटा आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी रिएक्टेंट को थ्रेशोल्ड तक पहुंचाने में, मतलब प्रोडक्ट बनाने में। तो ज्यादा एनर्जी देने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो प्रोडक्ट देर में बनेगा। यस सर, बट मान ले एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है, थोड़ी सी, तो थोड़ी सी एनर्जी तो 1 सेकंड में, जैसे देख कोयले को जलाने में तुझे माचिस की तिल्ली बहुत देर तक दिखानी पड़ती है, तो मतलब वहां एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है, तो बहुत देर में सप्लाई होगी ना ज्यादा एनर्जी तो रिएक्टेंट को। बट ब्यूटेन में, घर में जो गैस है ब्यूटेन, उसको तो फटाक से तिल्ली देखते ही जल जाए, क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो हल्की सी एनर्जी से ही उसकी एनर्जी बढ़ के थ्रेशोल्ड, रिएक्शन शुरू। अच्छा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो इतनी एनर्जी सप्लाई करने में, रिएक्टेंट को हमें देने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो प्रोडक्ट देर में बनेगा। तो लार्जर द एक्टिवेशन एनर्जी स्लोवर द रिएक्शन। और अगर लोअर है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ सर, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो थोड़ी सी एनर्जी देने में तो बहुत जल्दी सप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत जल्दी प्रोडक्ट बनने लग जाएगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर इज द रिएक्शन। अले वाह शल जी वाह, बहुत अच्छे से सर एक एक चीज समझ में आ गई सर। और ये मेरे बेटा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बनाया है मैंने, क्योंकि इसमें देख रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, तो 100 जूल की चीज 60 जूल में कन्वर्ट हो रही है, तो अल्टीमेटली 40 जूल एनर्जी बाहर निकलेगी। अच्छा, तो यही तो रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज हो गया। ओके, यही रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज है रे, बहुत बढ़िया सर। रिएक्ट भाई, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। यस सर, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एनर्जी में डिफरेंस ही तो, ओहो इसको एफ क्यों लिखा है मैंने, हाँ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, बहुत बढ़िया। तो एक्सोथर्मिक में ये नीचे आएगा, एंडोथर्मिक में ये ऊपर रह जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट से ज्यादा एनर्जी रहेगी प्रोडक्ट की, क्योंकि एब्जॉर्ब होती है ना एंडो में। ये एक्सो के लिए है। अल्ले 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 अल्ले, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, बाकी तो सब समझ में आ गया सर, समझ में आ गया कि हर कॉलिजन प्रोडक्ट क्यों नहीं देता है। तो वही कॉलिजन जिनमें रिएक्टेंट फास्ट मूविंग है, हाई एनर्जी के हैं, उन्हीं की एनर्जी थ्रेशोल्ड तक पहुंच सकती है आसानी से, तो वही वाले कॉलिजन प्रोडक्ट देंगे। अगर स्लो मॉलिक्यूल टकराए बहुत कम एनर्जी वाले, तो उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच पाएगी, तो वो प्रोडक्ट नहीं देते। आहा, समझ में आ गया हर कॉलिजन से प्रोडक्ट क्यों नहीं बन पाता। बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा दूसरा बैरियर ओरिएंटेशन बैरियर है। एक और रुकावट है, हाँ मेरे बेटा एक और रुकावट है, दिल थाम के बैठियो, बस ये कर ले, फिर ये आपका खत्म कॉलिजन थ्योरी। फिर इस पे भर भर के अपन न्यूमेरिकल करे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन भर भर के। ठीक है सर जी, करा दो ना सर जी, चल मैं कराता हूं। ओरिएंटेशन बैरियर क्या कहता है? देखा गया है मेरे बेटा कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि रिएक्टेंट्स के पास बेशक थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी है, उसके बावजूद भी वो कॉलिजन करके कई बार प्रोडक्ट नहीं बना पाते। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ मेरे बेटा, देखा गया है कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि रिएक्टेंट्स के पास बेशक थ्रेशोल्ड के बराबर हो एनर्जी हो, फिर भी वो प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे। तो उसका इन्होंने ये दिया कि यस, एक और रुकावट होती है ओरिएंटेशन बैरियर। इवन आफ्टर पोजेसिंग सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी, रिएक्टेंट को एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करना पड़ेगा। है
मतलब समझ में नहीं आया तो सोचना, सोच। अब तू लॉजिकली सोचियो, मान ले बेटा एक रिएक्शन है, मेरे को ऐसे बनाना है, हाँ N2O, ठीक है सर, ये एक रिएक्शन है N2O प्लस Cl2, और मेरे को बनाना है मेरे बेटा Cl2O प्लस N2। अब मेरे बेटा बर्तन में N2 और Cl2 में ध्यान से समझियो, ओके। अब बेटा N2O का स्ट्रक्चर ये होता है, ये दिस इज N2O, ओके सर। अब भाई क्लोरीन आया, हो सकता है क्लोरीन इस साइड से आ जाए, हाँ तो ऐसे टकराया क्लोरीन, ओके सर जी, नाइट्रोजन वाली साइड से इस ओरिएंटेशन में टकराया। या ये हो सकता है कि जो N2O है ना, भाई Cl2 कहीं से भी आगे टकरा सकता है, हाँ। एक ऐसा भी हो सकता है कि क्लोरीन क्लोरीन इस साइड से आके टकराया, ओके। अब मेरे बेटा तू मुझे बता कहां पे डिजायर्ड प्रोडक्ट बनने की संभावना ज्यादा है, जल्दी बता। तुझे बनाना है Cl2O, यहां पे क्लोरीन नाइट्रोजन से टकरा रहा है, इधर इस डायरेक्शन से आके टकरा रहा है ऑक्सीजन, तो साफ साफ दिख रहा है कि Cl2O इस डायरेक्शन से जब ये टकराएगा तो एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल है प्रोडक्ट बनना। अगर इस डायरेक्शन में आके टकराया तो मेरे बेटा यहां प्रोडक्ट बनने की संभावना ना के बराबर है। यस सर जी, यस, बिल्कुल लॉजिकल है सर, कि प्रोडक्ट Cl2O बनाना था, क्लोरीन को ऑक्सीजन से चिपकना है, तो अगर ये इस डायरेक्शन से, भाई क्लोरीन कहीं से भी आगे टकरा सकता है, रैंडमली चल रहे हैं, तो अगर नाइट्रोजन से टकराएगा तो संभावना बहुत कम है डिजायर्ड प्रोडक्ट बनने की, ऑक्सीजन से टकराएगा तो यस सर। तो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में, एक प्रॉपर डायरेक्शन के अलोंग टकराना भी बहुत जरूरी है, ओके। यस सर, तो यस, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड, reactant molecules must collide in a proper orientation, in a proper orientation. Reactant molecules must collide in a proper orientation even after possessing sufficient energy. एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में टकराना जरूरी है इन ऑर्डर टू गिव प्रोडक्ट। बेशक एनर्जी आपके पास कितनी भी हो, अगर आप एक प्रॉपर डायरेक्शन के अलोंग नहीं टकराओगे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। हाँ, इन ऑर्डर टू गिव प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया। तो ले मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, जवाब मिल गया अपन को, क्या? यस, कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर कॉलिजन 100% बढ़ जाते हैं, बट रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3% बढ़ता है। आप सुन ले, क्या कि तुमने टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाया, ठीक है, कॉलिजन 100% बढ़े, बट उनमें से 10% कॉलिजन के पास ही एक्टिवेशन थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, तो 10% प्रोडक्ट बनने चाहिए। नहीं, उस 10% में भी 2 से 3% ही प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड कर रहे थे। तो ले, जब दोनों बैरियर क्रॉस होंगे तभी प्रोडक्ट बना। तो ले, कॉलिजन बेशक 100% बढ़े, बट 2 से 3% कॉलिजन ही उन दोनों बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए प्रोडक्ट 2 से 3% ही बनेंगे। हेंस मेरे बेटा जी आंसर, बहुत बढ़िया। सर जी, अब इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं, अब ध्यान से देख लियो मेरे बेटा। अब इसकी कुछ लिमिटेशन भी है कॉलिजन थ्योरी की, इसमें ना कुछ थोड़ा सा इसने झोल किया था, लिमिटेशन है ना, हाँ, ऑफ कॉलिजन थ्योरी। ओके, सबसे पहले तो ये ना, ये केवल उनके लिए वैलिड है जहां पे बेटा, इसने सबसे बड़ी पता प्रॉब्लम क्या करी थी, इसने क्या किया, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को सॉलिड हार्ड स्फीयर माना। अरे मॉलिक्यूल स्फीयर थोड़ी होते हैं, उनकी तो अलग अलग शेप, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। हाँ, तो स्ट्रक्चरल फीचर्स को इग्नोर किया था इसने। अच्छा, इट कंसीडर्ड, जो कॉलिजन थ्योरी है, ओहो, इट कंसीडर्ड रिएक्टेंट्स टू बी सॉलिड हार्ड स्फीयर्स। अच्छा, अभी स्फीयर थोड़ी होते हैं मॉलिक्यूल, है ना। हाँ, इसने स्फीयर्स के बीच में कॉलिजन, ओके। इट कंसीडर रिएक्टेंट्स टू बी सॉलिड हार्ड स्फीयर्स, दैट इज इग्नोर्ड स्ट्रक्चरल फीचर्स, कंप्लीटली इग्नोर्ड स्ट्रक्चरल फीचर्स, क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल की अलग अलग शेप होती है भाई,
स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ रिएक्टेंट्स कंप्लीटली। और दूसरी इसकी लिमिटेशन क्या है, इसने अपनी जो ये थ्योरी दी थी, ये दी थी केवल उनके लिए जब दो मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं। व्हाट अबाउट जिसमें एक सिंगल मॉलिक्यूल है? ओहो हो, तो ये बायमॉलिक्यूलर, हाँ बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए दिया था इसने। व्हाट अबाउट दो जिसमें सिंगल मॉलिक्यूल है, जैसे हाँ जब दो मॉलिक्यूल का कॉलिजन हो रहा है उसके लिए इसने ये थ्योरी दी थी। ओके, वही एग्जांपल लेके कर रहा है। ओके सर जी, बहुत बढ़िया। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब मेरे बेटा देख, इससे इतने सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, अब मेरे बेटा जी को मजा आने वाला है। कम ऑन, जल्दी से बताओ। चल अब मैं बस इसमें एक चीज और करा दूं, चल थ्योरेटिकल एक साथ ही कर लेंगे। हाँ चल, ये दिल थाम के बता मेरे बेटा, अ रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन। देख 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, अ रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। क्या किसी रिएक्शन की जीरो एक्टिवेशन एनर्जी हो सकती है? जल्दी बोल, जल्दी बोल, बताना मेरे बेटा। और फिर रीजन कह रहा है द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है भाई। कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी दूं रिएक्टेंट को ताकि उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाए? ये तो बिल्कुल सही है ये वाली स्टेटमेंट। बट अ रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। नहीं मेरे बेटा, अगर जीरो एक्टिवेशन एनर्जी होएगी तो समझ समझ रिएक्शन तो अपने आप ही होता चला जाएगा ना, वो रिएक्टेंट दुनिया में होगा ही नहीं। अगर मान ले किसी रिएक्शन की जीरो एक्टिवेशन एनर्जी है तो आपको कुछ एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं, तो वो तो अपने आप ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, तो वो तो कभी दुनिया में बचा ही नहीं होगा ना, वो तो आज से करोड़ों साल पहले जब दुनिया बनी होगी तभी वो रिएक्शन खत्म हो गया होगा। अरे हाँ भाई, कोई सी चीज बची हुई है क्योंकि उसका रिएक्शन नहीं हो पा रहा है ना, रिएक्शन नहीं हो पा रहा, मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उसको खत्म करने के लिए। अच्छा, लॉजिकल है। तो ये गलत है, जीरो नहीं हो सकती। अरे तो आग ही लग जाती ना उसमें, हर चीज में अपने आप ही आग लगी रहती तो चीज तो ऐसे ही खत्म हो जाती, पृथ्वी में होती ही नहीं वो। सोच मेरी जीरो एक्टिवेशन एनर्जी होती तो ऑक्सीजन से तो मैं टकरा ही रहा हूं ना, तो मैं तो पैदा होते ही भस्म हो गया होता तो मेरा तो फिर मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना अगर जीरो एक्टिवेशन एनर्जी होती तो। जो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं दुनिया में, जो भी रिएक्टेंट, तो इसका मतलब वो बचे हुए हैं, मतलब वो नहीं खत्म हुए हैं, तो जीरो। हाँ तो ये गलत है, जीरो नहीं हो सकती। ओके, और ये सही है, ये तो डेफिनेशन है एक्टिवेशन एनर्जी की। हाँ, ए इज रॉन्ग, हाँ ए इज रॉन्ग, आर इज ट्रू। बहुत बढ़िया, लॉजिक आ गया समझ में। अरे वाह शैल जी वाह, वाह बहुत बढ़िया सर, बहुत मजेदार है। हाँ, अब सब लोग देख 2021 में है। ओके, चल अब मैं बता देता हूं। हाँ चल, मैं ना इसका वो करवा देता हूं तेरे को, आर्हेनियस इक्वेशन, फिर एकदम से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं आर्हेनियस इक्वेशन पहले करा देता हूं तेरे को, क्योंकि अब इसी के थ्योरी के आधार पे मेरे बेटा एक इक्वेशन दी गई थी। फिर देख सारे क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे, ढूंढने नहीं पड़ेंगे, ऐसे मुझे ढूंढने पड़ रहे हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन। चला, अब बस मुश्किल से 5 मिनट की चीज बची है, दिल थाम के बैठ जा मेरे बेटा। आर्हेनियस इक्वेशन बहुत ही आसान है, इससे मेरे बेटा भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं, हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, इसको मेरा बेटा फोड़म फाड़ी मचा देगा। ओके सर, क्या होती है सर आर्हेनियस इक्वेशन? मैंने बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट बढ़ता है हमेशा, तो इसने रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर पे डिपेंडेंस दिया कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट कैसे बढ़ता है। तो सुन, आर्हेनियस इक्वेशन, घबराइयो मत, ये होती है a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ओके सर, सर घबरा गया मैं तो। सर व्हाट इज के? तो ले एक एक चीज का, इससे नीट में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक्सपोनेंशियल की पावर। तो ध्यान से सुनियो, के तो है किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। ओके, ए मेरे बेटा आर्हेनियस फैक्टर बोलते हैं इसको अपन, या आर्हेनियस कांस्टेंट, क्योंकि इसको कांस्टेंट मान के चलते हैं अपन। ओके सर, या आर्हेनियस पैरामीटर, आर्हेनियस पैरामीटर बोल देते हैं, आर्हेनियस कांस्टेंट।
ए रिप्रेजेंट करता है, ये नीट में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इट रिप्रेजेंट्स, बेटा क्या ये एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को, कि पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम कितने कॉलिजन हो रहे हैं। अच्छा, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कॉलिजन्स occurring per unit time, per unit volume, per unit time, पर यूनिट वॉल्यूम। हम जनरली इसको कांस्टेंट मानते हैं, होता नहीं है बट आपके लेवल पे इसको कांस्टेंट माना जाता है किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। ओके सर, तो ये आत्मा में सवाल है, ये कई बार आया हुआ है कि आरएनएस पैरामीटर क्या रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी रिएक्शन में कितने कॉलिजन हो रहे हैं पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है सर, अब ये e टू द पावर माइनस EA बाय RT, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अब इसको बहुत ध्यान से सुनना है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पा रहे हैं। नंबर ऑफ कॉलिजन नहीं, जैसे मान ले टोटल कॉलिजन 100 हुए, उसमें से 20 कॉलिजन ही एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब उनके पास सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी है टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर। तो कितना फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन एनर्जी बैरियर क्रॉस कर रहे हैं? 100 में से 20, तो 20/20, 1/5 फ्रैक्शन। ओके, ये नंबर नहीं है, फ्रैक्शन है, मैं फिर से बोल दूं। ओके सर, फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन्स हैविंग सफिशिएंट एक्टिवेशन, ये तो वही एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट, फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन्स हैविंग, तो ये रिप्रेजेंट करता है पूरा टर्म, फ्रैक्शन, नंबर नहीं, फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन्स हैविंग sufficient activation energy in order to give products, बहुत बढ़िया मेरे सर जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सर। कितने फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन्स एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पा रहे हैं? बहुत बढ़िया सर, एक एक चीज का मतलब क्लियर। अब मेरे बेटा, अब मेरे बच्चों, अब इसमें अगली चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, ठीक है ना, हाँ, ये ग्राफ पूछता है। अब ये कहता है कि यार ln k वर्सेस 1/t ग्राफ बताओ, k इज द रेट कांस्टेंट है, तो सुन, बड़ा आसान है, बिना मैथमेटिकल इक्वेशन के ग्राफ नहीं बनते। चल शुरू हो जा। रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में तो एक ही रिलेशन है, a इंटू e टू द पावर माइनस EA बाय RT। अरे हाँ शल जी, हाँ, बट मुझे तो K और T में पता है, मुझे ln K वर्सेस 1/t चाहिए, तो उसके लिए दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले ले, ln K, इसको A मान, इसको B मान ले, तो log A इंटू B, log A प्लस log B, हाँ, और नेचुरल लॉग है तो ये प्लस ln e टू द पावर, तो एक्सपोनेंशियल हट जाता है नेचुरल लॉग से, पावर नीचे आ जाती है। हाँ सर, नेचुरल लॉग से एक्सपोनेंशियल हट जाता है पावर। ओहो, यस सर, यस, आ गया सर, सब दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लिया, तो ln के इधर इसको a मान ले, इसको b मान ले, log ln a इंटू बी, log a प्लस log b, तो log a प्लस ln e टू द पावर, तो एक्सपोनेंशियल हट गया नेचुरल लॉग से। ओके सर, तो हो गया सर ln के y एक्सिस पर, 1/t x एक्सिस पर, तो x में जो भी मल्टीप्लाई हुआ वो स्लोप माइनस EA बाय R। सर स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव y इंटरसेप्ट। वाह सर जी वाह, मजा आ गया सर, स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव y इंटरसेप्ट, बहुत बढ़िया। ln A इज द y इंटर, और इसका स्लोप कितना आ रहा है, इस पे क्वेश्चन पूछ लेगा, माइनस EA बाय R। यस सर, x में जो भी मल्टीप्लाई होता है वो स्लोप। तो ध्यान रखियो, ln k वर्सेस 1/t में स्लोप माइनस EA बाय, स्लोप ही पूछेगा, क्या कहेगा, ऐसे ग्राफ दे देगा, इसका स्लोप दे देगा -2, कहेगा एक्टिवेशन एनर्जी निकालो, निकल जाएगा, -2 इक्वल माइनस EA बाय R। ओके, तो एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। बट कई बार ना थोड़ा कंफ्यूजन और कर देता है आपके लिए, मैथ्स में घुमाता है बस, ln k वर्सेस 1/t ना करके आपको बोलेगा log k वर्सेस 1/t बनाओ, तो घबराना नहीं है, मुझे पता है ये तो रिलेशन है, ln k इक्वल ln a माइनस EA बाय R 1/t। हाँ सर जी हाँ, अब मेरे बेटा इसको LOG में कन्वर्ट कर ले, उसके लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों इसको, भाई लॉग, क्योंकि लॉग है, ln और लॉग में फर्क होता है, हाँ, तो
लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से वो करो। यस सर, लॉग एलएन लॉग में कन्वर्ट करने के लिए, हाँ यहां भी 2.303 लॉग ए, हाँ सर, माइनस ई ए बाय आर 1/t। अब दोनों तरफ 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो बात तो सेम ही रहेगी। हाँ सर, सही कह रहे हो सर आप। बिल्कुल। लो सर, कट गया कट गया कट गया कट गया, आ गया सर रिलेशन। लॉग के इज वाई 1/t एक्स। स्लोप अब हो जाएगा, स्लोप माइनस ई ए, तो स्ट्रेट लाइन ही आ रहा है अभी भी, बट स्लोप अब माइनस ई ए बाई 2.303 आर। अरे हाँ सर, बहुत बढ़िया सर। यस, अगर ln है तो माइनस ई ए बाय आर, लॉग है तो यस माइनस ई ए बाय 2.303 आर। अरे वाह सर जी वाह, फोड़ा फाड़ी मचा देंगे सर। आ गया सर अच्छे से, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब मेरे बेटा इसमें बस एक लास्ट चीज होती है। अगर किसी, आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट बढ़ता है। अगर मान ले T1 पे रेट कांस्टेंट है K1, T2 पर रेट कांस्टेंट है K2 उसी रिएक्शन का, तो कैसे निकालेंगे? तो घबराना नहीं है। अगर T1 पे रेट कांस्टेंट दे रखा है, T2 पे निकालना है तो आसान है। K1 कैसे लिख सकता हूं? A इंटू ई टू द पावर माइनस, क्योंकि एक पर्टिकुलर रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हम सेम ही मान रहे हैं, चेंज नहीं होती। और आरएनएस कांस्टेंट कौन होता है? कांस्टेंट मानते हैं आपके लेवल पे। T2, ये T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 है, तो उसी रिएक्शन का T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K2। ओके सर, तो अब दोनों को डिवाइड, देखना T1 पे K1, T2 ओके, आरएनएस दोनों को डिवाइड कर, टॉ टॉ K1 बाय K2, बिल्कुल, ये ऊपर आके प्लस का हो गया, बेस सेम है ना, ई ए बाय आर टी टू माइनस ई ए बाय आर टी वन। बहुत बढ़िया। अब ले मेरे बेटा K1 बाय K2, ये बेटा बाहर आ गया ई ए बाय आर 1/T2 माइनस 1/T1। एक्सपोनेंशियल हटाने के लिए दोनों तरफ नेचुरल लॉग ln K1 बाय K2, तो ले एक्सपोनेंशियल हट गया। ओहो सर, बचपन से पढ़ते आए इस फॉर्मूले को, पहले कभी समझ में नहीं आया, आज तूने पहली बार ड्राइव कर डाला। ले, एक्टिवेशन एनर्जी जरूर दी होगी। T1 पे रेट कांस्टेंट पता है तो T2 पे रेट कांस्टेंट निकाल सकता है मेरे बेटा। अरे वाह सर जी वाह। और इसी के साथ हमारा ये अध्याय पूरा समाप्त हो जाता है मेरे बच्चे। अच्छा सर, अरे हाँ, तो चल अब फटाक से अब इस पे करते हैं। देख, अब सारे, अब सोचना नहीं पड़ेगा, अब सारे क्वेश्चन मेरा बच्चा कर सकता है। ले 2024 में अब बेटा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पिछले 20-25 साल का तू ना कर पाए, सब पढ़ा है तूने। अब देख, तू बता आंसर। अब देख, मैं सारे लाया हूं तेरे को, सारे आज होमवर्क में दे दूंगा, सारे करियो। ओके, कुछ अपन कर लेते हैं अभी। विच प्लॉट ऑफ ln k वर्सेस 1/t इज कंसिस्टेंट विद आर्हेनियस इक्वेशन? ln k वर्सेस 1/t, सोचना ही नहीं। अले वाह, तो सुन, अब की बार एक्टिवेशन एनर्जी वाला नहीं आया तो इस साल आएगा, 25 में आएगा एक्टिवेशन एनर्जी वाला। क्यों? स्लोप दे देगा, तो स्लोप ln k वर्सेस 1/t माइनस ई ए बाय आर, तो ई ए आ जाएगा। वाह सर जी वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, इतने टुच्चे आते हैं सर? अरे हाँ मेरे बेटा। चलो अब जल्दी से बताते चलेंगे मेरे बेटा। हम्म ले, 2021 का क्वेश्चन है, कम ऑन। द स्लोप ऑफ आर्हेनियस प्लॉट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, ओके, ln k वर्सेस 1/t। ले, हो गया, अभी बोला था 21 में आया हुआ है। ln k वर्सेस 1/t में जो स्लोप होता है माइनस ई ए बाय आर, हाँ, और वो दे रखा है। ओ भाई साहब, एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है, ले हो गई। ले, आर गुणा कर दे, ओ बहुत बढ़िया, आर वैल्यू दे रखी है जूल में, हाँ, तो ये जूल में आएगा, फिर ये जूल में आएगा ये वैल्यू रखने पर किलो जूल पूछा है तो 1000 से डिवाइड कर दियो। अरे वाह सर जी वाह, क्योंकि आर जूल में दे रखा है ना,
तो एक्टिवेशन एनर्जी जूल में आएगी, बट आंसर किलो जूल में, तो किलो जूल के लिए 1000 से डिवाइड। बहुत बढ़िया सर, इतना टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन, अरे मैं बता रहा हूं ना, एक बार कर लेना, फिर तेरे को सारा ये टुच्चा लगेगा। तो मेरे बेटा मैं पूरा का पूरा तेरे को दे दे रहा हूं, है ना, तो इसमें होमवर्क में कर लेना, सारे क्वेश्चन अब आपसे हो जाएंगे। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, तो भाई हमने आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ी थी, ठीक है सर, आर्हेनियस इक्वेशन तो अब आत्मा में समा गई, k इक्वल a इंटू ई टू द पावर माइनस ई बाय आर टी। ओके सर जी, इसमें एक एक चीज का मतलब भी पता है मास्टर जी, बिल्कुल मास्टर जी। अब मेरे बेटा इसमें कुछ अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन आते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन आता है सुनते जाना। भाई ये तो पता ही है, कल प्रूफ भी कराया था, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा ही, कल मैथमेटिकली प्रूव किया था। हाँ सर हाँ, अरे कैसे, ई की पावर माइनस ई बाय आर टी को नीचे ले आओ ना, प्रूव किया था टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट हमेशा बढ़ेगा। हाँ सर, इसका अब सबसे पहला मैथमेटिकल एप्लीकेशन आता है, ध्यान से देखना, ये ग्राफ पूछता है आपसे, ये आपसे पूछेगा एल एन के वर्सेस 1/t ग्राफ बनाओ। हैं, क्या बात कर रहे हो मास्टर जी, ऐसा ग्राफ पूछता है? और क्या मेरे बेटा, तेरे को क्या लग रहा है, ठीक है ना, तो ये आपसे पूछता है कि भाई एल एन के वेयर के इज द रेट कांस्टेंट, नेचुरल लॉग वर्सेस 1/t ग्राफ बनाने के लिए बोलता है आपसे। कई बार आया हुआ है ग्राफ, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो अब बहुत बहुत ध्यान से देखना। आपको पता है कोई भी ग्राफ बिना मैथमेटिकल रिलेशन के नहीं बनता। जब तक मैथमेटिकल रिलेशन नहीं पता y और x के बीच में, हम ग्राफ बना ही नहीं सकते मेरे बेटा। तो कैसे बनेगा सर, इक्वेशन तो ये वैलिड है, बट यहां तो k और t में संबंध दिया है, मुझे तो ln k और 1/t में संबंध निकालना है। तो उसके लिए कुछ मत कर, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले ले, ln ले ले बेटा, तो इधर हो गया, दोनों तरफ सेम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये हो गया ln k और ये हो गया, दोनों तरफ हमने ln ले लिया, नेचुरल लॉग। ओके मास्टर जी, कोई दिक्कत नहीं मास्टर जी, बहुत बढ़िया। अब सुनता जी हो, ये तो रह गया ln के, भाई ln क्या, लॉग ही तो है, नेचुरल लॉग है। और आपको पता है log a इंटू बी को लिख सकता हूं log a प्लस log b। देखिए एक तरीके से a है, ये पूरा टर्म b हो गया, अरे मेरे पगलू ये a है इंटू b, तो log a इंटू b, तो log a प्लस log b। ओके सर, बट प्लस ln किया तो नेचुरल लॉग से एक्सपोनेंशियल हट जाता है, पावर आ जाती है नीचे। ओके सर, बिल्कुल हमेशा ध्यान रखियो मेरे बेटा, ln e टू द पावर x इज इक्वल टू x, जीवन एक्सपोनेंशियल हट जाता है नेचुरल लॉग, अरे नेचुरल लॉग लेने से एक्सपोनेंशियल हट जाता है, ln e टू द पावर x को आई कैन राइट x, एक्सपोनेंशियल हट गया, उस पावर आ गई नीचे, ओले वाशल जी, ये ln a इंटू ln log a इंटू b, तो लिख सकता हूं log a प्लस log b, तो ये था प्लस ln e टू द पावर माइनस e बाय आर टी, ln e टू द पावर माइनस e बाय आर टी, तो एक्सपोनेंशियल हट गया, केवल पावर आ गई माइनस e बाय आर टी। वाह सर वाह, सर अब आ गया ln के और 1/t में संबंध। हाँ सर आ गया, ln के इक्वल ln a माइनस e बाय आर 1/t। वाह मास्टर जी, अब तो रिलेशन आ गया सर, ln k इज ऑन y एक्सिस, हाँ मास्टर जी ln k y एक्सिस पर है, तो ln k को आई कैन से y, 1/t इज ऑन x एक्सिस, तो 1/t को मैं x लिख सकता हूं पूरा। हाँ, x में जो भी मल्टीप्लाई होता है वो स्लोप, ले स्लोप माइनस e बाय आर है, नेगेटिव स्लोप होगा, एंड दिस इज y इंटरसेप्ट, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ रही है, नेगेटिव स्लोप मतलब ढलती हुई लाइन, हाँ सर ढलती हुई लाइन, क्योंकि स्लोप नेगेटिव और स्लोप माइनस ई बाय आर है, अल्ले भाषल जी, एंड y इंटरसेप्ट प्लस ln a है, तो पॉजिटिव y इंटरसेप्ट, स्ट्रेट लाइन y एक्सेस को कुछ पॉजिटिव वैल्यू पे काटेगी। अरे वाह सर, ये तो आत्मा खुश कर दी सर आपने, तो ये तो स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप, और इस स्लोप की वैल्यू कितनी है,
अजी देखना x में जो भी 1/t वॉज x, हाँ सर, तो 1/t को लिखा x, तो देख x में जो भी मल्टीप्लाई होता है वो स्लोप हो जाता है, तो इस केस में स्लोप माइनस EA/r आता है। जीवन भर के लिए अपनी आत्मा में संभाले, और जो y इंटरसेप्ट है, स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को जहां काट रही है वो ln a है। अरे वाह सर वाह, जिंदगी भर के लिए आत्मा में समा गया सर, कोई दिक्कत नहीं होगी सर, बिल्कुल बेसिक था सर, बेसिक मैथमेटिक्स, और हमने कर डाला। ये स्लोप की वैल्यू याद रखना, हम ln k वर्सेस 1/t ग्राफ बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप, और स्लोप माइनस EA/r होता है। ओके सर जी, बहुत बढ़िया। अब कई बार ln k वर्सेस 1/t ना देके लॉग ले लेगा, लॉग LOG वाला लॉग, ये नेचुरल लॉग होता है, और जो लॉग केवल LOG होता है, ln होता है नेचुरल लॉग, LOG होता है उसमें बेस 10 होता है, इसमें बेस एक्सपोनेंशियल होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। और नेचुरल लॉग को कभी भी लॉग में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई होता है। ओके सर जी। अब कई बार ना लॉग के वर्सेस 1/t पूछ लेगा, तो बिल्कुल मत घबराइयो। अब ये ऐसे पूछ लेगा पगलू कहीं का आपसे कि यार ln के नहीं, log k वर्सेस 1/t ग्राफ बनाओ, ln k वर्सेस नहीं, log k। सर इसमें क्या फर्क है? अजी घबरा मत मेरे शेर, इक्वेशन तो ये होती है ना, एक्सपोनेंशियल हटाने के लिए तो हमेशा नेचुरल लॉग लेते हैं, तू नेचुरल लॉग ले ले दोनों तरफ, ln k ln a प्लस ln ये हो जाएगा, तो बेटा एक्सपोनेंशियल हट गया। अब जीवन भर के लिए अपनी आत्मा में संभाले मेरे शेर, बिल्कुल अपनी आत्मा में संभाले। नेचुरल लॉग को जब लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके सर, ln जैसे तो ln x है, उसको लॉग में लिखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.303 log x, जीवन भर के लिए आत्मा में संभाले। ओके सर, क्योंकि मुझे ln नहीं पूछा, लॉग पूछा है, तो ठीक है, ऐसे यहां इसको भी कर ले 2.303 log a। ओके सर, बहुत बढ़िया मास्टर, बहुत बढ़िया मास्टर, वाह जी मास्टर जी। अब सुन घबरा मत, अब 2.303 से दोनों तरफ डिवाइड कर दे, सेम दोनों तरफ करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों तरफ 2.303 से डिवाइड किया तो log k बच गया, इधर log a बच गया, और इधर भी 2.303 से डिवाइड होगा। ओ हो भाई, दोनों तरफ 2.303 से पूरे में डिवाइड कर दिया, तो ये कट गया, ये कट गया, अब इधर नीचे ये आ गया। अरे वाह मास्टर, ले अब मेरे बेटा क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देख, दिल थाम के। log के y एक्सिस है, बहुत बढ़िया, 1/t x एक्सिस है। अब स्लोप ये हो जाएगा रे पगलू, देख वहां स्लोप था माइनस EA/r, अब स्लोप हो जाएगा माइनस EA/2.303r। अरे वाह, अभी भी इक्वेशन वही आएगी, स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव y इंटरसेप्ट, बट अब जो स्लोप होएगा वो माइनस EA/2.30। बस इतना याद रखना, अगर ln k वर्सेस 1/t हो तो स्लोप माइनस EA/r होता है, बट अगर log k वर्सेस 1/t हो तो स्लोप माइनस EA/2.303r हो जाएगा। और झूठ ना बोलो सर जी, आ गया अच्छे से समझ में? अरे सर जी अब तो आग लगा के फेंक देंगे सर। बहुत बढ़िया मेरे शेरों, मेरे बच्चे को अच्छे से आ गया समझ में, आ गया ना, बहुत बढ़िया। तो इसका ये ग्राफिकल एप्लीकेशन कई बार आता है मेरे बेटा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब अगली चीज आती है सर इसमें आर्हेनियस इक्वेशन में। ओके सर, आर्हेनियस इक्वेशन में अगली चीज आती है कि सर टेम्परेचर चेंज करने से रेट कांस्टेंट बढ़ता है, इसके अलावा भी रेट कांस्टेंट अफेक्ट होता है क्या? चलो लेट अस सी। अब मैं आपको बताऊंगा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट कांस्टेंट। किसी भी रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट डाल दोगे, कैटलिस्ट, क्या वो उस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को अफेक्ट करेगा? तो सुनता जा मेरे बेटा, मजा आने वाला है जीवन में, बस तू मजे लिए जा। केमिस्ट्री बहुत मजेदार सब्जेक्ट है बेटा, सब कुछ लॉजिकल है, नथिंग इज टू बी लर्नड, एवरीथिंग हैज टू बी, है ना, अंडरस्टूड। सुनो मेरे बेटा,
जनरली देखा गया, जनरली साधारणतः, नॉट ऑलवेज, जनरली देखा गया है अगर आप किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल देते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। जनरली पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं उनको, हाँ रेयरली नेगेटिव भी होते हैं बट मोस्टली पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं। ओके ओके, वही हमको पढ़ने हैं। तो जनरली साधारणतः, नॉट ऑलवेज, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज ऑन एडिंग कैटलिस्ट। अब इस पर मेरे बेटा क्वेश्चन आया हुआ है, क्यों कैटलिस्ट डालने से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ जाता है। ठीक है, तो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। ओके मास्टर जी, ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। बहुत बढ़िया मास्टर जी, कोई दिक्कत नहीं मास्टर जी। ठीक है, क्यों मेरे बेटा, आप समझता जा समझता जा समझता जा मेरे बेटा। मान ले एक रिएक्शन है A2 गैस प्लस B2 गैस। ओके मास्टर जी, इस प्रकार एक रिएक्शन है, इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होएगा ही होएगा। हाँ सर बिल्कुल होएगा, बिल्कुल सर। भाई शुरू में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पिछली क्लास में सिखाए थे बनाने। हाँ सर बिल्कुल, शुरू में A2 और B2 होंगे, कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। हाँ सर बिल्कुल होगी। मान ले शुरू में इतनी एनर्जी है A2 और B2 की, अब ये आपस में टकराएंगे, उससे एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूट रहे हैं मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो एनर्जी बढ़ती है। ओके, तो बेटा बॉन्ड टूटते जाएंगे, एनर्जी बढ़ती जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे बॉन्ड टूट गए। इसी को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट। जब सारे बॉन्ड टूट गए तो नए बॉन्ड बनने शुरू होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहे हैं तो एनर्जी घटेगी। अरे वाह सर वाह, बिल्कुल। तो मेरे बेटा इसको बोलते हैं, जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो रिएक्टेंट्स की टोटल एनर्जी जब इतनी हो जाएगी तो प्रोडक्ट बनने लग जाएगा। अब रिएक्टेंट को मैं कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी दूं, रिएक्टेंट की ऑलरेडी इतनी थी। हाँ सर, तो इनको इतनी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी मेरे पगले। हाँ, इतनी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, उसी को अपन बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। कि रिएक्टेंट को मैं कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी दूं ताकि रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। और सुन, एक्टिवेशन एनर्जी मैंने पिछली क्लास में समझाया था, जितनी कम होएगी, तो जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो मतलब रिएक्टेंट को कम एनर्जी देनी है प्रोडक्ट बनाने के लिए। कम एनर्जी तू बहुत जल्दी सप्लाई कर पाएगा रिएक्टेंट को, तो बहुत जल्दी तू बहुत कम टाइम में तू अगर एनर्जी दे पाएगा एक्टिवेशन एनर्जी, तो बहुत कम टाइम में प्रोडक्ट बनने लग जाएगा। तो रिएक्शन देख रहे हो ठंड का असर है भाई, ठंड भयानक है जुकाम जुकाम हो गया ना। तो मेरे बेटा देखो, आपको मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं कि जितना एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो उतनी जल्दी कम एनर्जी सप्लाई कर सकते हो, तो उतनी जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। यस, अपन को पता है लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर इज द रिएक्शन। ओके सर जी, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर इज द रिएक्शन। ओके सर, ये बता चुके हो सर आप, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर इज द रिएक्शन। अब मेरे बेटा बहुत ध्यान से समझना कि कैटलिस्ट डालने से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ जाते हैं। अब सुनते जाना मेरे बेटा। अब क्या होता है, सुन, ये जो स्टेट है जब ऑलमोस्ट सारे बॉन्ड टूटे हुए हैं, इसको अपन बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। हाँ सर हाँ। अब मेरे बच्चे क्या होता है, अब आपने कैटलिस्ट डाला, क्या डाला, कैटलिस्ट डाला, तो अब ध्यान से सुनना, वो कैटलिस्ट ट्रांजिशन स्टेट के साथ, इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। हाँ सर हाँ, तो इसके साथ कैटलिस्ट बॉन्ड बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है, तो बॉन्ड बनाने से एनर्जी घटती है ना मेरे बेटा। अजी बॉन्ड बनाना मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, एनर्जी घटेगी। तो कैटलिस्ट क्या करता है, ट्रांजिशन स्टेट के साथ कुछ बॉन्ड बना लेता है टेम्पररी। ओके, अब जब ट्रांजिशन स्टेट के साथ कैटलिस्ट ने बॉन्ड बना लिया तो ट्रांजिशन स्टेट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गया,
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ट्रांजिशन स्टेट पे लग गया तो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम हो जाती है। तो पहले ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी इतनी थी, अब ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी इतनी हो जाएगी, ले जी ले। और अगर ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम हुई तो अब तू खुद देख, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। अरे हाँ सर, कितनी शानदार चीज बता दी सर आपने तो। सही बात है सर, जब ट्रांजिशन स्टेट की पहले एनर्जी इतनी थी, अब क्योंकि कैटलिस्ट ट्रांजिशन स्टेट से बॉन्ड बना लेता है तो ट्रांजिशन स्टेट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं, तो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम हो जाएगी। तो ले अब ट्रांजिशन स्टेट की ये हो गई एनर्जी। अब यही एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऐसा बनेगा क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम। हाँ सर हाँ, बिल्कुल। अब एक्टिवेशन एनर्जी तू खुद देख, एक्टिवेशन एनर्जी तू खुद देख, अब पहले से कम हो गई। हाँ सर, ये नई एक्टिवेशन एनर्जी अब ये हो गई। वाह सर वाह। अगर अब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा रे पगलू। तो आज के बाद अपनी आत्मा में संभाले, कैटलिस्ट डालने से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट कैसे कम करता है? कैटलिस्ट ट्रांजिशन स्टेट के साथ बॉन्ड बना लेता है। ट्रांजिशन स्टेट पर लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गए तो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम हो जाती है। तो पहले पीक ऊपर था, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज्यादा, बट कैटलिस्ट से बॉन्ड बनाते ही ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम। तो देख, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। अरे वाह सर जी। अगर आज के बाद कोई पूछेगा कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ाता है, तो मुंह तोड़ जवाब देंगे क्योंकि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ओके सर, जीवन भर के लिए आत्मा में समा गया सर। कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। अरे वाह, ये क्वेश्चन आ सकता है, अब तुम आग लगा दोगे मेरे बेटा। लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, कैसे लोअर करता है? बाय कंबाइनिंग विद, बाय फॉर्मिंग बॉन्ड विद, हाँ, ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, विद ट्रांजिशन स्टेट, उसी को हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं। ओके, तो अगर ट्रांजिशन स्टेट से कैटलिस्ट ने बॉन्ड बना लिया, हाँ ओके, ट्रांजिशन स्टेट से अगर कैटलिस्ट ने बॉन्ड बना लिया तो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम हो गई, तो उससे हमें दिख रहा है पहले एक्टिवेशन एनर्जी देख इतनी थी, फिर घट के इतनी रह जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी घटती है तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है। और झूठ ना बोलो, इसके अलावा मेरे बेटा कुछ नहीं पूछेगा। और क्या क्या इसके न्यूमेरिकल एप्लीकेशन है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है आरएनएस से, मैं वो और करा देता हूं। दिल थाम के बैठना। और इसी के साथ हमारी जो इस चैप्टर की थ्योरी है वो मेरे बेटा जो नीट के सिलेबस में लेटेस्ट, उसके अकॉर्डिंग सारी हम लोगों ने फिनिश कर ली है। अब हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर के धांसू धांसू वाले न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। तुम देखना, तुम करना, आपसे क्वेश्चन बनेंगे तो देखो आपको इस चैप्टर में अब कॉन्फिडेंस आएगा। ध्यान से देखना मेरे बेटा, तुम्हें आता है, हैव कॉन्फिडेंस। देखा, मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो आपने पढ़ा है उसी के आधार पे आप मेजॉरिटी क्वेश्चन मेरे बेटा सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब करें शुरू। आर यू गाइज रेडी? और झूठ ना बोलो मेरे शेरो। यस, मेरे बच्चे रेडी हैं, तो अब ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा। तो पहला क्वेश्चन मेरे बेटा आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो इस क्वेश्चन को करने, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है इस चैप्टर में, उसके आधार पे मेरे बेटा मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, जल्दी से सोच सोच के बताओ। आप लोग बेटा आंसर करो पहले। सही हो तो खुश हो जाना, गलत हो तो दुखी मत होना। क्या बोला मैंने? बहुत गहरी बात बोली है। सही हो तो खुश हो जाना, गलत हो तो दुखी नहीं होना है, सीखना है अपन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, द लार्ज इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर इज बिकॉज ऑफ। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ता है? एक तो मैंने कारण बताया था, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बेटा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अरे एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ना पार्टिकल की, तेज चलेंगे तो एक सेकंड में कॉलिजन ज्यादा होंगे, और एक सेकंड में कितने कॉलिजन हो रहे हैं पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बहुत बढ़िया, एक तो ये हो गया कि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पे। अगर नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए, उसी को तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। हाँ, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एक तो ये है। लोअरिंग ऑफ, नहीं,
टेम्परेचर से एक्टिवेशन एनर्जी का कोई संबंध नहीं है। हाँ, वो तो किसी भी रिएक्शन के लिए फिक्स होती है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन, हाँ इफेक्टिव कॉलिजन भी ज्यादा हो जाते हैं। अजी रेट तो तभी बढ़ेगा ना, अजी वैसे कॉलिजन होते रहे इफेक्टिव ही ना हो तो रेट क्यों बढ़ेगा? अजी रेट तो तभी बढ़ेगा ना जब प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट तो तब बनेगा जब इफेक्टिव कॉलिजन होता है। तो टेम्परेचर अगर तुम बढ़ाते हो, एक तो टोटल कॉलिजन बढ़ेंगे। अब क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाया, तुमने एनर्जी दी है, एक्स्ट्रा एनर्जी दी है, तो उससे ज्यादा कॉलिजन्स एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाते हैं, तो ये भी सही है। जी जब इफेक्टिव कॉलिजन ज्यादा होंगे तभी तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। अब कॉलिजन होते रहे बट इफेक्टिव है ही नहीं, तो कहां से प्रोडक्ट बनेगा, कहां से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा? तो यस, इसमें राइट आंसर मेरे बेटा फोर्थ होगा, ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। ओके, फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। अले वाशल जी, मजा आ गया मास्टर जी। अगला करते हैं, अगला देख, अगला बता। देख मैं क्या बोल रहा हूं, केवल न्यूमेरिकल ही नहीं आते मेरे बेटा, फिजिकल में, पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन फिजिकल से आते हैं। अगर 50 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन फिजिकल से होते हैं, उसमें से बस 6-7 क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल होते हैं, 12-13 क्वेश्चन मेरे बेटा 12 थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल होते हैं। ठीक है, ओके सर। तो ये क्वेश्चन है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज 0, तो रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। सोच के बोलो, सोच के नहीं, पेन पेंसिल से सॉल्व करो ना, पेन रख के सॉल्व करो, कर लोगे। कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी 0 है, ओके, मुझे पॉज करके करने का प्रयास करो मेरे बेटा। एक्टिवेशन एनर्जी कह रहा है रिएक्शन की मान लो 0 है, तो रेट कांस्टेंट को टेम्परेचर से क्या असर पड़ेगा? तेरे को टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट का एक ही वो है, K इक्वल A इंटू ई टू द पावर माइनस EA बाय RT। हाँ मास्टर जी, बिल्कुल सर, हमें तो एक ही डिपेंडेंस पता है। अब घबरा मत, अब घबरा मत। आरेनियस कांस्टेंट, ये तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी दिखाता है ना, ए क्या दिखाता है? नंबर ऑफ कॉलिजन अकरिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, अब ये कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी 0 है, तो ले एक्टिवेशन एनर्जी को 0 रख, तो ये तो पूरी पावर ही फिर 0 हो गई। अजी हाँ जी, पूरी पावर 0 होगी, और किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो ले के तो ए के बराबर आ गया, के तो ए के बराबर आ गया, रेट कांस्टेंट तो ए के बराबर आ गया, क्योंकि बेटा एक्टिवेशन एनर्जी 0 है, तो ई की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होता है, तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू आरएनएस कांस्टेंट। एंड हमें पता है आरएनएस कांस्टेंट एक तरीके से फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। अजी हाँ, ये तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो अब घबरा मत मेरे शेर। अब ये कह रहा है अब रेट कांस्टेंट को क्या होएगा, तो सुन मेरे शेरू, सुन ले सुन ले सुन ले। ए है नंबर ऑफ कॉलिजन अकरिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। अजी मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अजी सोचो ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ कॉलिजन ज्यादा होंगे तो ए ज्यादा होएगा। ए यही तो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलिजन अकरिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेरे बेटा रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि आरएनएस कांस्टेंट बढ़ जाता है। हाँ तो मेरे बच्चों, क्योंकि अब टेम्परेचर बढ़ाने पे, क्योंकि आपकी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ए बढ़ जाएगा, तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा ना। तो यस, आपका एक्टिवेशन एनर्जी बेशक 0 है, तो रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। वाह सर वाह, क्लियर हो गया सर जी अच्छे से, लॉजिक समझ में आया ना कैसे? ओके सर, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न करते हैं। अब देखो बेटा, ऐसा न्यूमेरिकल आता है आरएनएस इक्वेशन पे, बहुत ध्यान से देखना। स्लोप ऑफ आरएनएस प्लॉट, ओके, मतलब एल एन के वर्सेस 1/t और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इतना है, कह रहा है स्लोप इतना है जी, ओके। द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बताना चाहोगे? चलो मैं करा देता हूं, ध्यान से समझना मेरे बेटा। एल एन के वर्सेस 1/t ग्राफ है, तो ये आपको पता है, मैं बता चुका हूं कैसा बनता है बेटा। ओके, स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप, हाँ सर ऐसा बनता है। और मेरे बेटा इसका स्लोप मैंने आपको बताया था, एल के वर्सेस 1/t हो तो स्लोप माइनस ई ए बाय आर होता है। ओके, अगर लॉग होता है यहां तो स्लोप होता है माइनस ई ए बाय 2.303 आर।
ओके सर जी, सही बात है सर। तो मेरे बेटा देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं आराम से, तुम लोग भी कर ही सकते हो यार, करो ना भाई। तो देखो बेटा कैसे करना है, सुनो सुनो सुनो। अब इसने हमें पता है ln k वर्सेस 1/t बता चुका हूं, जब भी होगा तो स्लोप माइनस ई ए बाय आर। अगर यहां लॉग होता तो स्लोप माइनस ई ए बाय 2.303 आर होता। ठीक है सर। अब ln k वर्सेस 1/t का स्लोप दे रखा है इसने, स्लोप ओके। तो स्लोप तो होता है माइनस ई ए बाय आर ln k वर्सेस 1/t में, और वो दिया हुआ है -5 इंटू 10⁻³ ओके ओके। अब आर की वैल्यू जूल में इतनी दी हुई है ओके। तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी जूल में आ जाएगी, माइनस से माइनस गया, एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। आर को इसमें मल्टीप्लाई करो, आर की वैल्यू जूल में दे रखी है 8.314 इंटू 5 इंटू 10⁻³ जूल में आ जाएगा मेरे बेटा, क्योंकि आर देख जूल में इतना दिया हुआ है, तो ये जूल में आ गई। बट आपको किलो जूल में निकालनी है, तो किलो जूल के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। अजी जूल में आई है ना, आर की वैल्यू जूल में इतनी होती है, तो आर मल्टीप्लाई किया तो ये जूल में आ गई, आंसर किलो जूल में है, तो किलो जूल के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। देख बच्चे ये गलती करते हैं, कई बार कंसेप्ट आते हुए ना यूनिट चेंज की वजह से आंसर गलत निकाल देते हैं। तो इसको 1000 से डिवाइड करो तो ये किलो जूल में हो जाएगा। ओके सर, 1000 से डिवाइड कर दिया तो किलो जूल, ये चला गया ओके। तो कर दो कर दो कर दो, 5 चौक 20, 2 5 एकम 5 2 7, 5 तिया 15 हासिल गई 1, 5 अट्ठे 40 और 1 41, 3 डेसिमल 41.57 किलो जूल, 41.5। राइट आंसर मस्ट बी 2। आ गया समझ में? ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं टुच्चे टुच्चे हैं सर, इतने आसान। और क्या मेरे बेटा, तुझे क्या लगा था? चलो अगला क्वेश्चन देख, कॉन्फिडेंस आएगा। तू बता अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए आते थे ना तेरे को अभी, है ना? तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस कंसेप्ट होना चाहिए क्लियर। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन 3 स्टेप रेट कॉन्स्टेंट्स आर K1 K2 एंड K3। चलो ठीक है, ओवरऑल रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, ओवरऑल रेट कांस्टेंट मतलब नेट रेट कांस्टेंट दिया है, ओवरऑल नेट रेट कांस्टेंट K1 इंटू K2 बाय K3 ओके, K1 इंटू K2 बाय K3। चलो बहुत बढ़िया। If the energy of activation values for the first, second and third stage, okay, फर्स्ट का एक्टिवेशन एनर्जी 40 है, ये तो रेट कांस्टेंट है, बट एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है। हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट स्टेप की है 40, सेकंड की है 50, थर्ड वाले की है 60। देन द ओवरऑल नेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पूछ रहा है, नेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पूछ रहा है, ये नेट रेट कांस्टेंट है। तो सर कैसे निकालेंगे? सर ये तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी दी है। अब सर कैसे निकालेंगे अपन ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी? तो घबरा मत, आरएनएस इक्वेशन लगा, के नेट को लिख सकते हैं ए नेट, भाई रेट कांस्टेंट क्या होता है? ए इंटू ई टू द पावर माइनस, हाँ, ई नेट बाय आर टी। यस सर, के रेट कांस्टेंट होता है ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब ये नेट रेट कांस्टेंट था तो नेट नेट सब कुछ कर दिया, इज इक्वल टू K1 को क्या लिख सकते हैं? उस पे आरएनएस इक्वेशन लगा फर्स्ट स्टेप पे, A1 तो ये फर्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी ओके। K2 को कैसे लिख सकता है? K2 सेकंड स्टेप का आरएनएस कांस्टेंट, सेकंड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ सर हाँ अजी, क्योंकि ये दिया हुआ था है ना, ये देखना, हाँ दिया हुआ है रिलेशन ओके। ऐसे ही थर्ड स्टेप का रेट कांस्टेंट कैसे लिखेंगे? थर्ड का आरएनएस कांस्टेंट इंटू ई टू द पावर थर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी बाय आर टी ओके सर जी। अब एक काम कर ले, अब एक काम कर ले, बहुत बहुत ध्यान से देखना है मेरे बेटा, ठीक है? ए नेट इंटू ई टू द पावर माइनस नेट एक्टिवेशन एनर्जी आ गई, यही तो निकालनी है। हाँ, अब मेरे बेटा A1 इंटू A2 बाय A3 ये हो जाएगा नेट, एक तरीके से नेट है ना, इनको एक साथ ले ले, ये नेट आरएनएस कांस्टेंट हो गया
ओके सर, सही कह रहे हो, बिल्कुल सर, a1 इंटू ए टू बाई a3। अब मेरे बेटा इसमें देख, ये सब बेस सेम है, ये पावर ऊपर जाके पावर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ई टू द पावर, देख ध्यान से देख, माइनस E1 बाय आर टी, ओके, और ये भी बेटा बेटा मल्टीप्लाई हो रहे तो ऐड हो गए, माइनस E2 बाय आर टी, हाँ सर, ये ऊपर आके प्लस का हो जाएगा E3 बाय आर टी, हाँ सर जी, बेसिक मैथ से ये तो जी एक्सपोनेंशियल था, ये ऊपर आके इंटू ई टू द पावर प्लस E3 बाय आर टी, क्योंकि बेस सेम है तो सारी पावर ऐड हो गई, ओके सर, माइनस E1 बाय आर टी, बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा, अब अगर तू ध्यान से देखे, अब रिलेट करते हैं यहां से, ये क्या हो गया, ए नेट इंटू ई टू द पावर माइनस ई नेट बाय आर टी। हाँ अजी, कुछ नहीं किया मैंने, बस K1 की जगह आरएनएस इक्वेशन लगा दी, K2 की आरएनएस लगा दी, K3 की, फिर सबको वो कर दिया, A1 A2 A3 को, तो ये नेट रेट कांस्टेंट रिलेट कर। अब देख इधर क्या करते हैं, अब ये हो गया इधर एक तरीके से ए नेट डैश आ गया, हाँ सर ए नेट है ये भी, A1 A2 बाय A3। अब इधर देखना मेरे बेटा, 1 बाय आर टी कॉमन ले ले, 1 बाय आर टी कॉमन ले ले, ठीक है ना, हाँ हाँ ले लेना 1 बाय आर टी कॉमन, 1 बाय आर टी अगर कॉमन लिया, चल मैं इसको ना नीचे लिख देता हूं, हाँ अजी इसमें से 1 बाय आर टी कॉमन ले डाल, ठीक है सर, 1 बाय आर टी अगर कॉमन लिया तो ये बच गया क्या, माइनस का E1 माइनस का E2 प्लस का E3, हाँ सर। अब रिलेट कर दे, अगर ये ए नेट है तो मेरे बेटा माइनस, तो आर टी देख इधर, तो माइनस ई नेट किसके बराबर आ रहा है, माइनस E1 माइनस E2 प्लस E3, ओके रिलेट कर दिया बस हमने, तो ए नेट हो गया ये, और इधर एक्सपोनेंशियल का पावर 1 बाय आर टी, 1 बाय आर टी, तो माइनस ई नेट बराबर आ रहा है माइनस E1 माइनस E2 प्लस E3, ऐसे करना होता है बस मेरे बेटा, ओके सर, कर लो सर। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, फर्स्ट की है 40 तो माइनस का 40, सेकंड की है 50 और थर्ड की है 60, ये तो प्लस का है, तो ले माइनस 110 60, तो मेरे बेटा कितना बच गया, और झूठ ना बोल, हाँ 110 में से 60 गए, ओ जो 90 है माइनस 90 में 60 गया, माइनस का 30, तो ले ई नेट 30 आ जाएगा, हाँ सर ये 30 आ गया सर, ई नेट सर, नेट एक्टिवेशन एनर्जी अजी 30 आ गया, 30 मस्ट बी द राइट आंसर, ओके सर। तो कैसे करना है मेरे बेटा, इस चीज को ध्यान रखना। चलो ये नहीं आया अगर समझ में, बस कुछ नहीं किया यार, ये दे रखा था कि नेट रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू फर्स्ट का रेट कांस्टेंट सेकंड स्टेप का बाय थर्ड स्टेप का, बस उनकी सबके लिए आरएनएस इक्वेशन लगा दी और फिर बस रिलेट कर लिया, तो रिलेट करके नेट एक्टिवेशन एनर्जी इसके बराबर आ गई, तो ऐसे कर लेते हैं। ये एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन था, मैंने सिखा दिया। अब इसमें ऐसे भी याद रख, अरे हो गया ना, आसान है ना, कर लोगे, एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन देख। अब ये कह रहा है रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 फॉर टू डिफरेंट रिएक्शन आर इतना, पहले रिएक्शन के लिए इतना है रेट कांस्टेंट, दूसरे रिएक्शन के लिए इतना है, कह रहा है द टेम्परेचर एट विच K1 बराबर K2, पहले का रेट कांस्टेंट ये है, दूसरे का ये है, किस टेम्परेचर पे बराबर हो जाएंगे, लेट टी टेम्परेचर पे, लेट टी टेम्परेचर पे K1 K2 के बराबर हो जाता है, तो ले बस अब तो इक्वेट कर दे दोनों को, K1 है ये, हाँ सर, माइनस 2000 बाई टी, बराबर K2 है ये, मान ले टी टेम्परेचर पे बराबर है, तो दोनों में टेम्परेचर टी रखा, तो बेटा बराबर हो गए, ओके सर जी। अब टी निकाल लेना है ना, तो टी निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल वालों को एक साथ ले आओ, इनको एक साथ ले आते हैं, ठीक है मास्टर जी, तो 1016 बाय 1015, ओ ओ ओ, एक्सपोनेंशियल वालों को एक साथ ले आए, जी कुछ नहीं किया, इसको नीचे ले आया और इसको उधर ले जा, इसको उधर ले जा, तो ई टू द पावर माइनस 1000 बाय टी, ये उधर जाके ई की पावर प्लस 1000 बाय टी हो जाएगा,
अब क्योंकि बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगी, 1016/1015, बहुत बढ़िया। और ये एक्सपोनेंशियल कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो और झूठ ना बोलो, हाँ पावर ऐड हो गई तो ये हो जाएगा 2000/t, ये प्लस का है, माइनस 1000/t। ओके मास्टर, बहुत बढ़िया मास्टर। अब तो 2000/t में से 1000/t गए तो 1000/t बच गया पॉजिटिव का। हाँ सर हाँ, 1016 1015 और ये बच गया 1000/t पॉजिटिव वाला, क्योंकि ये बड़ा है ना। हाँ राइट सर, राइट राइट। अब एक्सपोनेंशियल हटाने के लिए दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले ले, नेचुरल लॉग ले ले, नेचुरल लॉग ले ले। ठीक है सर, ले लिया नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग आ गया 1016/1015। नेचुरल लॉग लेते ही मेरे बेटा एक्सपोनेंशियल हट गया। अरे वाह सर जी वाह, लो सर लो, हो गया ये लगभग लगभग 1 हो गया। अरे 1015 1016 ये लगभग लगभग 1 हो गया। हाँ सर हाँ, ओके ओके ओके, 1 से थोड़ा सा लगा ले, बड़ा है ना। अब इसको तू लॉग में कन्वर्ट कर, लॉग में, अजी लॉग में कन्वर्ट करो। चलो ठीक है, लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303, ओके है ना, लॉग लॉग ओके 2.303 लॉग कितना हो गया ये, और झूठ ना बोलो ये कुछ आ जाएगा, कुछ कुछ तो होएगा, एग्जैक्ट 1 मत ले तो फिर तो 0 ही आ जाएगा ना फिर सारा। हाँ सर हाँ, आप तो सही कह रहे हो सर जी, तो ये थोड़ा सा कुछ होगा, ठीक है ना। ओके ओके ओके, तो चलो अब इसको निकाल लेते हैं। तो 2.303 लॉग 1 से थोड़ा सा बड़ा होएगा ये, ओके ओके 1.001 मान लो, ठीक है ना। ओके 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 और वो अगर नेचुरल लॉग लिया तो पावर आ गई, एक्सपोनेंशियल हट गया था मेरे बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। ओके 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 ओके, तो इसमें थोड़ा डाटा में कुछ मुझे लग रहा है वो किया हुआ है, हाँ ठीक है ना, क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो फिर वही हो जाएगा। क्योंकि 1000 केल्विन नहीं आएगा, कुछ इसमें डाटा में एक वो दे रखा है, ठीक है ना। 1 पॉइंट मान ले 001 कुछ इस प्रकार आया, इज इक्वल टू 1000/t, ओके 1000/t। मुझे वही लग रहा है इन्होंने log 1 को ना कुछ इसमें कुछ डाटा में इश्यू लग रहा है मेरे बेटा मेरे को ना। हाँ तो चलो इसमें देख लेना, वो डाटा का कुछ इश्यू लग रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि इधर यार log 1 करोगे तो 0 ही हो जाएगा, फिर t तो 0 आ जाएगा, है ना। चलो इसको देखते हैं, इसमें कुछ डाटा में मिस प्रिंटेड है, इसको छोड़ो अभी, है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ मेरे बेटा, ये वाला क्वेश्चन करके बताएंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान से देख लेना, जल्दी बताओ। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीटेड इन 20 मिनट्स, ओके 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 सर जी, अजी जल्दी से करके बताओ। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% completed in 20 minutes. Calculate the time required for 80% completion of the reaction. और झूठ ना बोलो, कराया हुआ ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो, ध्यान से देखना, आप दिल थाम के देखना। 20% कंप्लीट हो रहा है 20 मिनट में, फर्स्ट ऑर्डर है। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% कंप्लीशन, ठीक है, बड़ा आसान है मेरे बेटा। फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन लगाएंगे, पहले से के निकाल लेंगे, के क्या होता है 2.303/t, फर्स्ट ऑर्डर में यही लगेगा, लॉग A0/AT। शुरू में रिएक्टेंट कितना था, टाइम टी पे कितना बच गया रिएक्टेंट, बहुत बढ़िया सर। अब बेटा रेट कांस्टेंट निकाल लो पहले, 2.303/t, अजी 20 मिनट में 20% कंप्लीट हो गया, तो बच कितना आ गया होगा, मतलब 20% रिएक्टेंट खत्म हो गया तो बच कितना आ गया होगा, 80% बच गया होगा इनिशियल का, तो इनिशियल का 80% निकाल लिया, तो मेरे बेटा रिएक्टेंट बचा होगा इनिशियल का 80%, 20% खत्म हो गया, ओके तो ये 0.8 A0, हाँ सर हाँ 0.8 A0 बच गया होगा। तो लो 20 मिनट पे शुरू में अगर रिएक्टेंट A0 था तो बचा होगा 80% इनिशियल का, 0.8 A0 बच गया होगा। वाह सर वाह, इसको काटा तो रेट कांस्टेंट आ गया 2.303/20 लॉग लॉग, ये ना ये 10/8 हो गया मेरे बेटा, है ना 10/8, 10/8 को लिख सकता हूँ 5/4,
यस सर यस, बहुत बढ़िया। तो रेट कांस्टेंट मेरे बेटा आ गया, वो तो चेंज होगा नहीं। अब इसी में पूछ रहा है, अब इसी में पूछ रहा है कि कितने टाइम में 80% कंप्लीट होगा, है ना। तो मान ले टी टाइम में 80% कंप्लीट होगा, ठीक है, कराया हुआ क्वेश्चन है। लेट टाइम टी रिक्वायर्ड, let time t required for 80% completion. ओके सर, मान लिया टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर 80% कंप्लीशन। अब इसको मेरे बेटा ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है, सब लोग बताएंगे मेरे को। तो मेरे बेटा जी अब देखो, मान लिया टाइम टी लगेगा, अजी कराए हुए हैं ये वाले क्वेश्चन तो, हाँ तो चलो अब देख लो। तो भाई अब रेट कांस्टेंट तो वही रहेगा, तो रेट कांस्टेंट 2.303 बाई 20 log 5/4 k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी। मान ले टी टाइम लगा 80% कंप्लीट होने में शुरू में ए नॉट था, तो मेरे बेटा तो 80% कंप्लीट हो गया, तो बचा होगा 20%, और ले 80 इनिशियल का 20% बचा होगा 0.2 ए नॉट। हाँ सर एब्सोल्युटली राइट सर। अजी 80% खत्म हो गया तो 20% बचा होगा इनिशियल का, तो 80 हो गया 0.2 ए नॉट। ओके, ए नॉट से ए नॉट गया, तो लो जी बस सॉल्व करके आ गया अब टी। ओके मास्टर जी, log 5/4 इज इक्वल टू 2.303 बाई टी। अब 0.2 को मैं लिख सकता हूं, है ना, डेसिमल हटाया तो 10, है ना, 10/2 मतलब वो 5 हो गया, है ना, log 5। ओके सर जी 5/1 मान ले, हाँ सर। अब चलो आसानी से हो गया, 2.303 से 2.303 गया। वाह सर जी वाह, आत्मा तृप्त तो हो गई सर जी, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। अब मैं इसको t को इधर ले जाता हूं, तो t/20। ओके, और यहां पर log है 5/1, हाँ हाँ ठीक है ना, log को इधर ले गया, log 5/1 बाय log, है ना, log क्या भाई साहब, log 5/4। ओके सर, बिल्कुल ना, कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, t/20 ले, अब आ गया टाइम, आ गया टाइम, आ गया टाइम, आ गया कैसे, log 5 होता है 0.7, बहुत बढ़िया, और log 5/4 log a बाय b, log a माइनस log b, log 5 होता है 0.7, log 4 0.6, तो 0.7 माइनस 0.6 0.1। ओ हो, वाह सर जी वाह, लगभग लगभग जी। log 5/4 को लिख सकता हूं log 5 माइनस log 4, log 5.7 log 4.6 के आसपास होता है, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली। तो 0.7 माइनस 0.6 0.1 आ गया 7। तो मेरे बेटा 140 लगभग लगभग लिया है, वैसे log 4 0.602 होता है, ठीक है ना, और लगभग लगभग ले लिया, तो यहां से साफ साफ दिख रहा है हमको, फोर्थ मस्ट बी द राइट आंसर। फोर्थ आएगा मेरे बेटा, वो log की वैल्यूज अप्रोक्सीमेट ले लिए मैंने, ठीक है ना, हाँ ओके सर, बिल्कुल सर, फोर्थ मस्ट बी द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आ गया समझ में, और झूठ ना बोलो, बस कैलकुलेशंस है, लॉग घबराओ मत, लॉग की वैल्यूज दी होंगी आपको क्वेश्चन में जब पेपर में आएगा तो, ठीक है सर, कोई टेंशन नहीं सर जी। अगला कराओ, अगला देखो, अ सब्सटेंस विद इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अ मोल, अ मतलब 1 मोल, 1 मोल पर लीटर, डेसीमीटर क्यूब लीटर को बोलते हैं, फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, जीरो ऑर्डर के लिए तो बेटा ये इक्वेशन लगती है, जीरो ऑर्डर की इक्वेशन ये है, AT इक्वल A नॉट माइनस KT। हाँ सर हाँ, द टाइम इज टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाए बेटा, रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब है कि रिएक्टेंट खत्म हो जाए, कि टी टाइम पे जो रिएक्टेंट बचा हो जीरो हो। अजी रिएक्शन कंप्लीट हो गया पूरा, रिएक्शन कब कंप्लीट, जब रिएक्टेंट खत्म हो जाए, तो वही कह रहा है कितना टाइम लगेगा रिएक्शन के कंप्लीट होने में। अजी रिएक्शन कंप्लीट हो गया मतलब रिएक्टेंट पूरा खत्म हो गया, तो मेरे बेटा रिएक्टेंट जो बचा होगा उस टाइम पे वो जीरो बचा होगा, तो ले इसको कर जीरो। ओहो, शुरू में तो कुछ लिया हो तो फिक्स है, कितना लिया था
तो ले इसको इधर ले जा, मतलब AT 0 हो गया, तो मतलब रिएक्टेंट बचा ही नहीं ना टी टाइम पे। ओके सर, तो यस वही पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में रिएक्शन को। कंप्लीट होने का मतलब रिएक्टेंट पूरा खत्म हो गया, AT 0 लिया तो इधर आ गया, तो ले कितना टाइम लगेगा, A0/K लगेगा रे पगलू। वो यार ए कह रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन मान रहा है, तो A0/K मतलब A/K थर्ड मस्ट बी द राइट आंसर। और झूठ ना बोल, समझ में आया? अजी जीरो ऑर्डर में तो फिर जीरो ऑर्डर वाली इक्वेशन लगेगी ना पगले। हाँ जीरो ऑर्डर में तो ये दिया हुआ है जीरो ऑर्डर है। हाँ सर दिया हुआ है जीरो ऑर्डर है, बिल्कुल बिल्कुल। और कंप्लीट हो गया रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट खत्म हो गया, तो टी टाइम पे रिएक्टेंट बचा ही नहीं होगा। ओके बिल्कुल जीरो है ना। तो अब मतलब रिएक्टेंट खत्म हो गया, मतलब रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, तो कितना टाइम लग रहा है A0/K, वो ए छोटे ए से दिखा रहा है इनिशियल को। अरे वाह सर। अगला चलो ये बताओ, आप लोगों ने बताना है, मैंने नहीं बताना। 87.5% of the substance, ओ जल्दी बोलो, 87.5% of the substance disintegrated in 45 minutes. ओके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, व्हाट इज इट्स हाफ लाइफ? आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ कभी चेंज नहीं होती। कह रहा है 87.5% सब्सटेंस टूट गया, खत्म हो गया, कितनी हाफ लाइफ है? तो घबरा मत, सुन ऐसा मैंने बताया हुआ है, मान ले शुरू में 100 मोल थे, तो एक हाफ लाइफ हुई, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ चेंज नहीं होती, तो बेटा 50 मोल रह गया, फिर एक और हाफ लाइफ हुई 25 रह जाएगा, फिर एक और हाफ लाइफ हुई तो 12.5 रह जाएगा बचा हुआ। अजी 12.5 बच गया, तो कितना खत्म हो गया? 100 में से 12.5 घाट मेरे बेटा 87.5 खत्म हो गया। ओ जी लो जी लो जी, तो 3 हाफ लाइफ लग गई 87.5% खत्म होने में। 3 हाफ लाइफ, 1 2 3, 3 हाफ लाइफ लग जाती है। और फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ कभी चेंज नहीं होती। कह रहा है कि 87 यहां से लेकर यहां तक आने में 45 मिनट लगे, तो इसमें 3 हाफ लाइफ लगी होंगी, और टोटल टाइम लगाया बेटा 100 से 12.5 आने, मतलब 87.5% खत्म होने में रिएक्टेंट को 45 मिनट लगे टोटल। और मुझे दिख रहा है कि साफ साफ 3 हाफ लाइफ लगी है, हाफ लाइफ चेंज होती ही नहीं, तो मेरे बेटा एक हाफ लाइफ कितनी होगी? 15 या 45, 15 मिनट की एक हाफ लाइफ होगी। 15 मिनट में आधा हुआ 50, फिर 15 मिनट में आधा, क्योंकि हाफ लाइफ चेंज नहीं होती फर्स्ट ऑर्डर की, फिर 15 मिनट में आधा हुआ 25, फिर और 15 मिनट हुए तो फिर और आधा हो गया, तो 12.5 बचा है, 87.5 खत्म हो गया। कितनी हाफ लाइफ में? 3 हाफ लाइफ लगी हैं, तो एक हाफ लाइफ 15 मिनट की रही होगी। फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ चेंज नहीं होती, 15 15 15 टोटल 45 लगा होगा। अरे वाह, ये तो महा टच्चा था सर, आ गया सर जी। ओके सर जी, अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को मेरे बच्चे बताएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपने खूब देखे होंगे, एसर्शन रीजन टाइप है ना, स्टेटमेंट टाइप, तो इनको मेरे बेटा ईमानदारी से बताओ ना क्या होगा आंसर। स्टेटमेंट 1 है, ध्यान से देखेंगे अब। इफ इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सुनो, इफ इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मैं डबल कर रहा हूं, हाफ लाइफ पीरियड इज ऑल्सो डबल्ड। जीरो ऑर्डर के लिए पूछ रहा है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही। अरे ऐसे ही क्वेश्चन तो आ रहे हैं आजकल, 10-15 क्वेश्चन यही आते हैं। हाँ सर हाँ, तो बताओ, आप लोग सोच के बताओ, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चों ने बताना है, कम ऑन। चलो मैं कराता हूं मेरे बेटा, सोच लिया होगा आप लोगों ने, बहुत ध्यान से देखना। जीरो ऑर्डर है तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स यूज करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के अलावा किसी की भी टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू A0 की पावर 1 माइनस एम। हाँ सर हाँ। अब जीरो ऑर्डर में n जीरो है, अगर n को हम जीरो लगाते हैं तो ले जीरो ऑर्डर में तो A0 की पावर 1, तो टी हाफ प्रोपोर्शनल टू A0। अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर बढ़ाओगे तो टी हाफ बढ़ेगा। तो कह रहा है जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड, ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड इज ऑल्सो डबल्ड। बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट।
क्योंकि टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे टी हाफ उतना बढ़ जाएगा मेरे बेटा। अगर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल किया तो हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर के लिए बढ़ जाएगा। एब्सोल्युटली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है भाई, ये करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 आओ। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ये सरासर गलत है। सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, बाकी किसी भी ऑर्डर में टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। तो ये गलत बोल रहा है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन, ओह नहीं नहीं, मैं हाफ लाइफ नहीं भाई, रेट ऑफ रिएक्शन है पगलू, हाफ लाइफ नहीं है, मैं इसको हाफ लाइफ पढ़ रहा था। नहीं, क्वेश्चन रख दे, पढ़ो। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ओके, ये सही है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मेरे बेटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 0, तो किसी की पावर 0.1, तो रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। हाफ, मैं पहले हाफ लाइफ सोच रहा था कि हाफ लाइफ की पूछ रहा, नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन सही बात है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये भी सही है। स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है मेरे बेटा। तो राइट आंसर मस्ट बी 1। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 सही बात है। जीरो ऑर्डर में इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो टी हाफ बढ़ जाएगा। अब इसने सेकंड में पूछा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। ओके ओके ओके, ठीक है ना। हाँ, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, यस, कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। पक्का? ओके ओके ओके, एब्सोल्युटली राइट सर जी। अगला क्वेश्चन देख लेना मेरे बेटा। रेट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर, आप लोग करके बताओ इसको, मैंने नहीं बताना। रेट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इतना है, ओके, इतने पर मोल पर मिनट, मतलब मोल पर लीटर पर मिनट, एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इतना है, ओके। टी हाफ कह रहा है कितना होगा, है फर्स्ट ऑर्डर है, अजी बड़ा आसान है, करो करो करो। टी हाफ होएगा 0.693 बाय के। हाँ सर, हाँ बिल्कुल सर, टी हाफ होगा 0.693 बाय के, और किसी चीज पे डिपेंड ही नहीं करता, केवल रेट कांस्टेंट पर। तो अब सर रेट कांस्टेंट तो दिया ही नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन दिया है और कंसेंट्रेशन दी है, तो घबरा मत, रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट और उसी समय की रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन की पावर 1। ले हो गया, आपका रेट ऑफ रिएक्शन दिया है 0.6932 इंटू 10 की पावर -2। रेट कांस्टेंट निकालना था मुझे टी हाफ के लिए, वो नहीं पता है, वो नहीं दिया हुआ है, रेट दिया है और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन दी है, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन 1 मोलर। ले, रेट कांस्टेंट आ गया। ओ सर अच्छे से देख, मुझे रेट कांस्टेंट चाहिए था, वो नहीं दिया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो मुझे पता है रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन की पावर 1 जाएगी, मुझे रेट दे दिया, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन दे दी उसी समय की, तो मेरा रेट कांस्टेंट आ जाएगा। हाँ सर, सही सही बात है सर, तो रेट कांस्टेंट आ गया। ओ, ऐसे भी कंफ्यूज कर सकता है ये पगलू। हाँ मेरे बेटा, ये चला गया, ये ऊपर जाके 10 की पावर +2 हो गया। ओके सर, 100 ये दिया था पर मिनट में, तो ले टी हाफ 100 मिनट आ गया। और झूठ ना बोल, समझ में आ गया तो प्यार बरसा दे। कितना आसान था मेरे बेटा, फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ निकालना था, टी हाफ तो फर्स्ट ऑर्डर का यही होता है, तो मुझे इसका रेट कांस्टेंट चाहिए था, बट मैं देख रहा हूं क्वेश्चन में कहीं रेट कांस्टेंट है ही नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन दिया, रेट ऑफ रिएक्शन दिया है और उसी समय की रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन दी है, तो रेट लॉ लगा के किसी भी समय का रेट, उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट और उसी समय की रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, तो रेट दिया है, कंसेंट्रेशन दी है, तो यहां से रेट कांस्टेंट आ गया, रेट कांस्टेंट आ गया तो फर्स्ट ऑर्डर का तो टी हाफ। और झूठ ना बोल, अरे वाह सर जी। अगला देख, अगला बता मेरे शेर, कॉलिजन थ्योरी इज सेटिस्फैक्टरी फॉर, जल्दी बोल मेरे बेटा, कॉलिजन थ्योरी किसके लिए बेटा सेटिस्फैक्टरी है? मैंने ड्रॉबैक बताया था ना, ये सिर्फ बायोमोलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए हमेशा सही होती है। कॉलिजन थ्योरी बायोमोलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए मेरे बेटा दी जाती है। ये ड्रॉबैक था ना? हाँ सर, हाँ, ओके सर। तो मेरे बेटा
आई थिंक अब आपको आज के ये सारे क्वेश्चन करके मेरे बेटा कॉन्फिडेंस आया होगा, और काइनेटिक्स मेरे बेटा मैं ईमानदारी से बताऊं आप लोगों को अब अच्छे से आ चुका है मेरे बेटा, ठीक है। आप सब वैरायटी के क्वेश्चंस कर चुके हैं, और आप अब करने का भी प्रयास करोगे तो आपसे सारे बनेंगे भी क्वेश्चन मेरे बेटा। कंसेप्चुअली आप बड़े स्ट्रांग हो चुके हो, प्रैक्टिस करना मेरे बेटा, डेफिनेटली यू विल फील वेरी वेरी स्ट्रांग इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है ना। तो आप इस चैप्टर में बहुत कुछ सीख चुके हो, हैव फुल कॉन्फिडेंस मेरे बेटा, ठीक है ना। हाँ, और अच्छे से काइनेटिक्स आता है अब आपको, तुम खुद देखो ना, हमने सारी अलग अलग वैरायटी के मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन करा दिए, तो पूरे चैप्टर में आप देखो तो यस आप कर सकते थे सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हैव फुल कॉन्फिडेंस आता है आपको, ठीक है ना, और थोड़े से क्वेश्चन अपने से और प्रैक्टिस करना तो आपको आ जाएगा फुल कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो चलो अच्छे से पढ़ो, मेहनत करते रहो, मचाते रहो, मिलते हैं अगले नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।